हम अपने पहले चैप्टर नंबर सिस्टम पे आ रहे हैं, ठीक है। और आपका जो भी रिसीव्ड सिलेबस है, जो भी अपडेटेड सिलेबस है 2020 के लिए, उसी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही हैं। और अगर आपने हमें अभी व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया हमारे ग्रुप्स को, तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर लें। वहाँ पे प्रॉपर आपको पीडीएफ प्रोवाइड हो रही हैं जिनके थ्रू आप अपनी स्टडी को और इन्हांस कर सकते हो, ठीक है। तो चलो देखो, अब आज का जो हमारा चैप्टर है वो नंबर सिस्टम है। अब एक चीज़ मैं आपसे और बोलना चाहूँगा, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो पूरी वीडियो देख के जाया करो। ऐसा नहीं कि आपने 5 मिनट की देखी फिर स्किप कर दी, ऐसे नहीं, ऐसे पढ़ाई नहीं होगी। आप कंटिन्यूस बैठे हैं जब पढ़ने के लिए तो एक रिदम में पूरी वीडियो कंप्लीट करें। 20 से 25 मिनट्स की जो वीडियो है पूरा अच्छे तरीके से देखें, प्रॉपर उसके नोट्स बनाएं, बहुत ही डिटेल में अब चीज़ें चल रही होंगी आपके सामने, ठीक है। और चलो देखो, तो नंबर सिस्टम जो है बेसिकली हम 9th क्लास में ही पढ़ के आए हैं, ठीक है। हमने भी 9th क्लास में कवर कराया नंबर सिस्टम। अगर आप चैनल पे जाके देखेंगे, जिस किसी को जल्दी हो, थोड़ा बेसिक करना हो, तो वहाँ से भी आप रेफरेंस ले सकते हो, ठीक है। 9th क्लास में हमने पहला चैप्टर नंबर सिस्टम ही कराया है, ठीक है। बट चलो, हमने 10th क्लास में नंबर सिस्टम पढ़ना है, तो बात आती है कि सर 9th क्लास में जो नंबर सिस्टम पढ़ा था उससे हमारा डिफरेंट क्या है। देखो, उससे बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट है। नंबर सिस्टम, वहाँ पे आपने एक वेरिएबल से डील किया था, यहाँ पे आप जब आगे चल के जब पॉलिनोमियल पढ़ रहे होगे तो वहाँ पे 2 इक्वेशन से डील कर रहे होगे। नंबर सिस्टम में आगे की फर्दर चीज़ें होंगी, वहाँ तो हमने केवल रैशनल और इरेशनली देख लिए थे। यहाँ पे हम टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, नॉन रिकरिंग, ये सारी की सारी चीज़ें देख रहे होंगे, ठीक है। तो इन्हीं सभी चीज़ों को स्टार्ट करने के पहले हम आपको एक नंबर सिस्टम का ओवरव्यू दे देते हैं, नंबर सिस्टम होता क्या है, ठीक है। और एक्चुअली ये कितने प्रकार के होते हैं ये भी आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी किसी को लगता है कि नंबर सिस्टम केवल डेसिमल नंबर सिस्टम होता है। तो डेसिमल नंबर सिस्टम केवल नहीं होता है, एक्चुअली नंबर सिस्टम जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अभी आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताएंगे, ठीक है। तो पहला तो कन्फ्यूजन जिसको ये लग रहा है कि नंबर सिस्टम केवल डेसिमल नंबर सिस्टम होता है, जिसमें हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बस 1 से लेके 9 मतलब 0 से लेके 9 तक हम काउंटिंग करते हैं, बस यही नंबर होते हैं, ऐसा नहीं है। इन डेसिमल नंबर सिस्टम के अलावा भी नंबर सिस्टम होते हैं, जैसे कि बाइनरी नंबर सिस्टम होता है, एक ऑक्टेल नंबर सिस्टम होता है, एक हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है, ठीक है। अब बात आती है कि बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है। तो देखो, बाइनरी नंबर सिस्टम जो है, जो आप कंप्यूटर, जितने भी आपका इस टाइम पे डिजिटल जो काम हो रहा है वो सब बाइनरी नंबर, बाइनरी कोडिंग, बाइनरी नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है। आपको पता है कि कंप्यूटर जो है हमारी लैंग्वेज नहीं समझता है, मतलब जो हम अल्फ़ाबेट्स पढ़ते हैं, जो हम अपनी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, वो नहीं समझ सकता है। वो क्या काम करता है, 0 और 1 के फॉर्म में कोडिंग करता है, ठीक है। और 0 और 1 की भाषा ही वो समझता है, ठीक है। तो आप जो भी टाइप करते हो, आपने ABCDEF कुछ भी आपने टाइप किया, 1 2 3 4 आपने कुछ भी टाइप किया, तो उन सभी निमोनिक्स का एक यूनिक कोड जनरेट होता है जो 1 और 0 के फॉर्म में होता है। तो मतलब 1 और 0 जो होते हैं ये क्या होते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम के बेस नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो ये होता है बाइनरी नंबर सिस्टम। फिर आप फर्दर जाओगे तो ऑक्टेल नंबर सिस्टम भी होता है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम भी होता है, बट हमारी ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है। बट फिर भी चूंकि हम नंबर सिस्टम स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो एक बार हम ग्राफ के थ्रू, एक बार हम चीज़ों को समझ लें, एक बार ग्राफ के थ्रू हम समझ लें कि नंबर सिस्टम क्या होते हैं, उसके बाद हम अपने कंटेंट की तरफ आ रहे होंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखो, सबसे पहले अगर हम नंबर सिस्टम की बात करें, देखो, अगर हम नंबर सिस्टम की बात करें, नंबर अगर हम सिस्टम की बात करें, देखो कितने प्रकार का होता है। सबसे पहले हमारे पास आता है, देखो कि मैंने इसको ब्रॉडली यहाँ पे 4 कैटेगरी में क्लासिफाई कर दिया। सबसे पहला हमारा होता है डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम। फिर हमारे पास होता है बाइनरी नंबर सिस्टम। एक हमारे पास होता है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम, ठीक है। ये सिस्टम लिखा हुआ बाय द वे, चलो मैं पूरा लिख देता हूँ। एक होता है बाइनरी नंबर सिस्टम। फिर हमारे पास एक होता है ऑक्टेल नंबर सिस्टम। क्या होता है, ऑक्टेल नंबर सिस्टम। और लास्ट जो हमारे पास होता है वो होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है।
तो हमने क्या बताया आपको, जो नंबर सिस्टम था बेसिकली वो हमने 4 भागों में डिवाइड किया। कौन कौन से प्रकार होते हैं? सबसे पहला आपका होता है डेसिमल नंबर सिस्टम, फिर होता है बाइनरी नंबर सिस्टम, फिर एक होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम और एक होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब देखो बाइनरी नंबर सिस्टम में डेसिमल नंबर सिस्टम में नंबर कितने होते हैं? देखो इसकी स्टार्टिंग होती है 0 से 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, मतलब ये नंबर कहाँ से कहाँ तक होते हैं? 0 से लेकर के 9 तक, 0 से लेके 9 तक, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। टोटल नंबर कितने होते हैं? 9। अब देखो जो भी नंबर फॉर्म होगा वो इन्हीं नंबर डेसिमल नंबर सिस्टम के अंतर्गत जो भी नया नंबर फॉर्मेशन होगा वो इसी नंबर से मिलके बना होगा। आप कोई भी नंबर ले लो, आप लिखते हो फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा 9813 आपने ये नंबर लिखा, तो आप यहाँ पे देखो क्या 9 इस डेसिमल नंबर सिस्टम में नहीं आता है? क्या आता है, बिल्कुल। 8 भी आता है, ये आपका 1 भी आता है, 3 भी देखो डेसिमल नंबर सिस्टम में आता है, 9 तो आ ही गया वापस, फिर से 9 आ गया और फिर से ये 1 आ गया। तो आप देख रहे हो कि आप जो भी नंबर फॉर्मेशन करो, आप कोई भी नंबर लिख लो, वो सारा का सारा नंबर जो है वो 0 से लेके 9 तक के नंबर से ही फॉर्म हुआ होगा। ठीक है, जैसे कि आप 10 लिखते हो, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि आप 10 लिखते हो तो 10 कोई नया नंबर नहीं है, 10 एक्चुअली नंबर जो है वो इन्हीं नंबर से फॉर्म हुआ। जैसे आपने लिखा, यहाँ पे लिखा था 8 और यहाँ लिखा था 9, जैसे कि आपने लिखा 10, तो 10 किससे फॉर्मेशन हुआ? 10 का फॉर्मेशन ये 1 से हुआ है और ये वाले 0 से हुआ है। ठीक है, आपने लिखा 12, तो 12 किससे फॉर्मेशन हुआ है? 12 इस 1 से फॉर्म हुआ है और इस वाले 2 से फॉर्मेशन हुआ है 12 का। मतलब कि डेसिमल नंबर सिस्टम में हमें इन्हीं नंबर से नया नंबर फॉर्म होगा। ठीक है, इसके अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं होगा जो इन नंबर से मिलके ना बना हुआ हो। ठीक है, अब देखो, अब बात आती है बाइनरी नंबर क्या होते हैं। बाइनरी नंबर होते हैं 0 और 1। बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर केवल आता है 0 और 1। अब अगर मैं आपसे बोलूं बाइनरी नंबर सिस्टम में, जैसे आपने लिख दिया फॉर एग्जांपल, मैंने बोला बाइनरी नंबर सिस्टम में आप 2 लिखो, तो आप 2 ऐसा नहीं लिख सकते, आप ऐसा 2 नहीं लिख सकते, ये गलत है। अगर आपको 2 लिखना है बाइनरी में तो आप लिखेंगे 1 और 0, तो बोलोगे सर ये तो 10 होता है। तो ये 10 किस में होता है ये समझना जरूरी है। ये डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 होता है, बट बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या होता है? ये 2 होता है। ठीक है, बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या होता है? ये 2 होता है। ठीक है, तो बात आती है 3 क्या होगा? तो 3 को हम लिखते हैं 1 और 1, 3 को लिखते हैं 1 और 1, तो 1 1 तो बोलोगे आप। 11 होता है डेसिमल नंबर सिस्टम में, बट ये 11 जो है वो डेसिमल नंबर सिस्टम में होता है, बट एक्चुअली बाइनरी में क्या होता है? 2 होता है। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको केवल इतना याद रखना है कि बाइनरी नंबर सिस्टम में 0 और 1 आते हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज़, तो आप ये प्रूफ कैसे करें? मतलब मैंने बता तो दिया आपको ये 2 लिखा है बाइनरी में, लेकिन आप बोलो 10 लिखा है डेसिमल में, तो क्या मतलब इसमें डिफरेंस क्या है? ये डेसिमल में 10 लिखा हुआ, यहाँ बाइनरी में लिखा है, तो मैं कैसे पहचानूँ कि ये डेसिमल वाला है और ये बाइनरी वाला है, या ये डेसिमल वाला क्यों नहीं हो सकता? ये भी तो पहचानने आपको बनना चाहिए ना। तो देखो मैं आपको बताता हूँ, देखो अगर मैं आपसे बोलूँ, देखना ज़रा समझना ध्यान से, अगर आप इन नंबर्स को काउंट करो तो काउंटिंग कितनी होगी? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, मतलब कि डेसिमल नंबर सिस्टम में टोटल नंबर कितने होंगे? 10, और जिनकी काउंटिंग कहाँ से जा रही होगी? 0 से लेके 9 तक। टोटल नंबर कितने होंगे? 10, और काउंटिंग कहाँ से जाएगी? 0 से लेकर के 9 तक। ठीक है, बट टोटल कितने हैं? 10 हैं। अगर मैं बाइनरी की बात करूं तो बाइनरी में नंबर कितने थे? 0 और 1, केवल 2 नंबर थे, तो इसका जो बेस होता है वो क्या होता है? 2 होता है। इसका बेस क्या होता है? 2 होता है, बट एक्चुअली नंबर कितने हैं? नंबर 2 हैं, 0 और 1। ठीक है, अब देखो, अब मैं ऑक्टेल और हेक्साडेसिमल को बाद में समझाऊंगा, अभी पहले बाइनरी और डेसिमल में जरा फोकस करो। देखो, अब जैसे कि आपको पता है, मैं यहाँ मिटा देता हूँ ये वाला पार्ट। देखो, देखना, जैसे कि आपको पता है कि अगर कहीं पे लिखा है 10, तो हम ये कैसे पहचानते थे? अगर आपको याद हो, इसको पढ़ते थे यूनिट डिजिट्स, इसको पढ़ते थे टेंस डिजिट, और क्या करते थे अगर आपको याद हो तो हम करते थे, इसको अगर लिखना तो इसको लिखते थे 10 की पावर 0 प्लस 10 की पावर 1, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी,
इसको लिखते थे 0 इंटू, इसको लिखते थे हम 0 इंटू 10 टू द पावर 0 प्लस 1 इंटू 10 टू द पावर 1। यही पढ़ते थे ना, यूनिट डिजिट टेंस डिजिट, यूनिट डिजिट में 0 10 की पावर 0 रखते थे और टेंस डिजिट में 10 की पावर 1 रखते थे। अब चूंकि यहाँ 1 लिखा था तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, 0 लिखा तो 0 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या हो गया, 0 इंटू समथिंग 0 मिलेगा प्लस 10 की पावर 1 10, तो आंसर कितना आता है 10। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या लिखा है, ये किस में लिखा हुआ है, ये आपका लिखा हुआ है डेसिमल नंबर सिस्टम में। अगर हम बाइनरी की बात करें तो बाइनरी में क्या होगा, जैसे कहीं पे लिखा है 23, या देखो जैसे कि लिखा है 1 और 1 लिखा है फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखो, इसका जो बेस था, मैंने उस बेस में सबसे पहली डिजिट को जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो मैंने उस बेस का पावर कितना रखा था, 0 रखा था। मतलब कि जो बेस नंबर था, जो 10 था, 10 की पावर कितना गया था, 0 गया था। फिर 10 की पावर 1 गया, फिर आगे बढ़ते 10 की पावर 2 आता, इस तरीके से बढ़ते जाता। तो यहाँ पे क्या होता है, इसका बेस कितना है, इसका बेस है 2, तो मैं इसको लिखता 1 इंटू 2 की पावर 0 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1। ठीक है, अब ये 2 यहाँ कितना हो गया, देखो 1, और किसी भी नंबर की पावर 0 कितना होता है 1, प्लस 2 की पावर 1 कितना होता है 2, और इंटू 1, तो 2 प्लस 1 कितना हो गया 3। तो ये क्या लिखा है 3, लेकिन ये 3 किस में है, ये 3 है बाइनरी नंबर सिस्टम में। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या लिखा हुआ है, ये 3 लिखा हुआ है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, हमने आपको केवल समझाया है कि बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है, डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है। ठीक है, अगर आप सिमिलरली अगर आप, अब ये जो बेस होता है ना, इसी बेस का पूरा खेल होता है। जैसे यहाँ पे बेस 10 था तो मैंने 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2 करते जाते, और यहाँ पे जो भी आपकी डिजिट लिखी है उस डिजिट को यहाँ मल्टीप्लाई कर देते। अगर बेस 2 था तो मैंने बेस 2 था मतलब कि 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 ऐसे जाएगा, और फिर जो भी सब्सिक्वेंट डिजिट्स लिखी है उन डिजिट को मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरीके से था। खैर हमें ये नहीं पढ़ना है, हमने केवल आपको समझा दिया कि दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, अब देखो, तो ये मैंने देख लिया। अब क्या होता है, तो डेसिमल बाइनरी नंबर सिस्टम में नंबर कितने होंगे, केवल 0 और 1 होगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं ऑक्टेल नंबर सिस्टम पे। देखो ऑक्टेल नंबर सिस्टम की बात की जाए, इसकी काउंटिंग होती है 0 1 2 3 4 5 6 7, बस यही ऑक्टेल नंबर्स हैं, 0 से लेके 7 तक। मतलब अगर इसकी मैं काउंटिंग करूँ तो टोटल नंबर कितने होंगे 8। देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, टोटल नंबर कितने होंगे 8। मतलब अब ऑक्टेल नंबर सिस्टम में जो भी नया नंबर बनेगा वो इन्हीं नंबर से डिज़ाइन किया हुआ होगा। मतलब मैं ऑक्टेल नंबर सिस्टम में अगर मैं बोलूँ 8 7 9 1, अगर मैं बोलूँ ये किस में लिखा है तो आप ऑक्टेल तो नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि ऑक्टेल में क्या आ गया 8। ऑक्टेल सुनने में जरूर 8 लग रहा है, लेकिन 8 टोटल नंबर होते हैं, इनकी काउंटिंग 0 से लेके 7 तक जाती है। ठीक है, तो अब 8 लिखा है मतलब ये ऑक्टेल में 8 नहीं आता, 9 भी ऑक्टेल में नहीं आता है, मतलब ये डिजिट ऑक्टेल का नहीं होगा। क्या बाइनरी का होगा? बाइनरी का भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है 8, और बाइनरी में क्या आता था केवल और केवल 0 और 1। डेसिमल में क्या आते थे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 8 लिखा है मतलब डेसिमल का हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये ऑक्टेल और बाइनरी का तो नहीं हो सकता। ठीक है, अब उसका हमारे पास एक नंबर आता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ये क्या होते हैं, इनकी स्टार्टिंग 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 A B C D E F यहाँ तक होती है। ठीक है, इनकी काउंटिंग कहाँ तक होती है? यहाँ तक होती है। ठीक है, हेक्साडेसिमल नंबर की काउंटिंग कहाँ तक होती है? F तक होती है। तो इसमें टोटल नंबर काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल नंबर इसमें कितने होते हैं? 16। ठीक है, मतलब इसका बेस क्या होगा? 16 होगा। जैसे इसका बेस 10 होता है, इसका बेस 2 होता है, ऑक्टेल का बेस 8 होता है, वैसे ही हेक्साडेसिमल का बेस क्या होता है? 16 होता है। अब देखो, अब 0 से लेके 9 तक तो आपको पता थे, लेकिन आपको एक नया नंबर सुनने मिल गया A। अब आप बोलो A तो अल्फ़ाबेट है, नहीं, वो अल्फ़ाबेट जरूर है, लेकिन डेसिमल ऑक्टेल नंबर सिस्टम में ये A जो है वो 9 के बाद के डिजिट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अगर 9 के बाद आपको लिखना है तो 10 नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे? A लिखोगे। ठीक है, A B C D E और F के बाद G H ये सब नहीं आते, केवल F तक ही होते हैं। ठीक है, टोटल नंबर कितने हो गए इसमें? 16। ठीक है,
तो अब मैंने आपसे ये वाला क्वेश्चन पूछा था कि अगर ये नंबर लिखा है मेरे सामने 8791 लिखा है, तो मैं पूछूं आपसे ये किस नंबर सिस्टम का होगा। मैंने आपको ऑप्शन दिया, पहला ऑप्शन दिया हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का, पहला मैंने दिया डेसिमल, बी दिया मैंने बाइनरी नंबर सिस्टम का, थर्ड ऑप्शन दिया मैंने ऑक्टेल का, और फोर्थ ऑप्शन दिया हेक्साडेसिमल का। तो आप क्या लगाओगे? तो आप बोलोगे कि बाइनरी तो नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि इसमें 8, 7 ये सब नंबर आ चुके हैं, जबकि बाइनरी में केवल 0 और 1 होते हैं, 0 और 1 होते हैं केवल। फिर क्या ऑक्टेल हो सकता है? ऑक्टेल में 0 से लेके 7 तक होते हैं, तो यहाँ तो 8 आ चुका है, तो ऑक्टेल भी नहीं होगा। फिर बचता क्या है? डेसिमल और हेक्साडेसिमल, ठीक है। तो ये नंबर सिस्टम किसका होगा? ये या तो डेसिमल का होगा या हेक्साडेसिमल का होगा। अब आपको ऐसे पहचानने नहीं आता है, जब अगर वो डेसिमल या ऑक्टेल लिखना और डेसिमल या हेक्साडेसिमल जब वो बता रहा होगा, तो आपको यहाँ पे बेस लिख दे रहा होगा। यहाँ अगर उसने बेस 10 लिख दिया है, मतलब अगर उसने नंबर ऐसा लिख दिया आपके सामने, देखो अगर उसने नंबर ऐसा लिख दिया है 1291, यहाँ लिख दिया बेस 10, तो आप समझ जाओगे ये किस में लिखा है, ये डेसिमल नंबर सिस्टम में लिखा है। अगर वो लिख दे 1101 ये लिख दे और यहाँ पे अगर 10 लगा दे, तो आप अपने मन से बाइनरी मत समझ लेना, यहाँ पे क्या है? डेसिमल है। अगर वो यहाँ पे 2 लिख दे, तो मतलब ये किस में लिखा हुआ है? तब ये किस में लिखा है? बाइनरी में लिखा हुआ है। अगर ये नंबर आपको ऐसा दे दे कि 2110 और यहाँ पे लगा दे 8, इसका मतलब क्या हुआ? ये किस में लिखा हुआ है? ये ऑक्टेल नंबर सिस्टम में लिखा हुआ है। यहाँ बेस जो भी होता है उसी के अकॉर्डिंग नंबर सिस्टम चलता है। डेसिमल में हमेशा 10 होता है, बाइनरी में हमेशा 2 होता है, ऑक्टेल में हमेशा 8 होता है, और हेक्साडेसिमल में हमेशा 16 होता है। तो किसी भी नंबर को देख के आपसे अगर बोले कि ये किस फॉर्मेट में लिखा है, तो आप नहीं पहचान सकते जब तक आपको ये बेस ना दिया हो। अगर वो बेस दे दिया है तब आप देख के पहचान सकते हो, ठीक है। अगर आपको बेस दे दिया तो आप देख के पहचान सकते हो। जैसे कि मैंने दे दिया 181F और मैंने यहाँ पे 16 लिख दिया, तब आप पहचान जाओगे ये नंबर किस में लिखा हुआ है, ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये नंबर सिस्टम का बहुत ही बेसिक, बिल्कुल जीरो से आपको चीज़ें बताई हैं। ये नंबर सिस्टम का एक्चुअली कैटेगराइजेशन था कि नंबर सिस्टम होता क्या है, ठीक है। मतलब कि क्या होता है नंबर सिस्टम? कुछ नहीं, नंबर्स का अच्छे तरीके से विधिवत रूप से अरेंजमेंट होता है, ठीक है। अब वो अरेंजमेंट 4 फॉर्मेट में किया गया है। एक किया गया डेसिमल, एक किया गया बाइनरी, एक किया गया ऑक्टेल और एक किया गया हेक्साडेसिमल। तो टोटल हमारे पास 4 प्रकार के नंबर सिस्टम होते हैं। एक होता है डेसिमल नंबर सिस्टम, एक होता है बाइनरी नंबर सिस्टम, एक होता है ऑक्टेल नंबर सिस्टम और एक होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब हमारे सिलेबस में केवल एक है, कौन सा? डेसिमल नंबर सिस्टम। बट चूंकि आप नंबर सिस्टम पढ़ रहे हो तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कितने प्रकार के होते हैं। तो टोटल 4 प्रकार के होते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टेल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है? 10 होता है। ऑक्टेल नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है? 8 होता है। सॉरी बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस 2 होता है, डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस 10 होता है, ऑक्टेल नंबर सिस्टम का बेस 8 होता है और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस 16 होता है, ठीक है। और हेक्साडेसिमल में नंबर कहाँ से जाते हैं? 0 से लेकर के ABCDEF तक जाते हैं। ऑक्टेल में 0 से लेके 7 तक जाते हैं। बाइनरी में केवल 2 ही नंबर होते हैं, 0 और 1। आप जब अपनी कंप्यूटर क्लास जब आप कंप्यूटर की बुक पढ़ रहे हो तो आपको बताया गया होगा कि कंप्यूटर जो है केवल 2 ही लैंग्वेज 2 ही साइन को समझता है, एक तो 0 को समझता है और एक 1 को समझता है। डेसिमल में टोटल 9 नंबर होते हैं, ठीक है। तो आज हमारी ये जो बेसिक क्लास थी नंबर सिस्टम की, हमने समझा कि नंबर सिस्टम क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये सारा का सारा हमने क्लासिफिकेशन देखा है। नेक्स्ट क्लास से हम अपना जो डेसिमल नंबर सिस्टम है उसी का कैटेगराइजेशन करेंगे, उसी में देखेंगे रिपीटिंग नंबर क्या होते हैं, नॉन रिपीटिंग क्या होते हैं, रिकरिंग क्या होते हैं, नॉन रिकरिंग क्या होते हैं, ठीक है, टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं। ये सारे का सारा फंडा हम देखने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। बट आपको एक बार फिर से बता दूं मैं कि जो डेसिमल नंबर सिस्टम था इसका बेस 10 था, इसीलिए जब भी आप कैलकुलेशन करते हो तो 10 की पावर 1, 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2 से करते हो। बाइनरी में क्या करोगे? 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 ऐसे करोगे। ऑक्टेल में 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2 से करोगे। और सिमिलरली हेक्साडेसिमल में 16 की पावर 0, 16 की पावर 1, 16 की पावर 2 से करोगे। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल एक करके अगर हम क्लासीफाई करते हैं तो बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम, एक होते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम, एक होते हैं ऑक्टेल नंबर सिस्टम और एक होते हैं हेक्साडेसिमल, ठीक है। अब देखो इसमें डिफरेंस क्या क्या होता है। डेसिमल नंबर सिस्टम की अगर मैं बात करता हूँ, सबसे पहले वाली की अगर मैं बात करता हूँ, डेसिमल वाले की बात करता हूँ अगर मैं, तो इसमें नंबर कहाँ से कहाँ तक होते हैं पहले आपके लिए जानना ज़रूरी है। इसमें नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7,
8 और 9, लास्ट नंबर जो होता है 9 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अब अगर कोई नंबर नया फॉर्म होगा तो वो इन डिजिट से मिलके ही बना होगा, इन डिजिट से मिलके ही बना होगा। आप कोई भी नंबर बोलो, आप बोलोगे 5000 बोल दो आप, तो देखो ये 5 यहाँ से आ गया और 000 ये इस डिजिट को लिख दिया। आप बोलो 2985 बोलो और नीचे एक और 1 लगा लो, तो अब आप देखोगे 2 भी देखो इन डिजिट्स में से आ गया है, 9 भी इन्हीं डिजिट में से है, 8 भी है, सिमिलरली 5 भी है और सिमिलरली 1 भी है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप जितने भी नंबर लिख रहे हो डेसिमल नंबर सिस्टम में वो इन डिजिट से मिलके ही बना हुआ होगा, इन डिजिट से मिलके ही बना हुआ होगा, इसके अलावा कोई नई डिजिट नहीं आएगी। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा देखो, आप जो बाइनरी नंबर सिस्टम लिखे हो, देखो ये आपके सिलेबस में नहीं है जो बाइनरी, ऑक्टेल और हेक्साडेसिमल है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ कि थोड़ा सा ब्रीफ नॉलेज आपको होना चाहिए। ठीक है, देखो बाइनरी में क्या होता है, इसमें केवल 2 ही नंबर होते हैं, 0 और 1। ठीक है, 0 और 1। ठीक है, तो आप देखते हैं जो कंप्यूटर, जो आपकी लैंग्वेज, आप कंप्यूटर पढ़ भी रहे होंगे अपने सिलेबस में, तो आप देख रहे होंगे कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती है वो हमारी ABCD या जो हम बोलते हैं हमारे जो 8 से लेके Z तक के जो लेटर्स हैं वो हो गए, या हम ये नंबर्स हो गए, इनको नहीं समझता है वो केवल भाषा समझता है 0 और 1 की, केवल भाषा समझता है 0 और 1 की। ठीक है सर, 0 और 1 की केवल भाषा समझता है। अगर आपको 2 लिखना है तो बाइनरी में 2 लिखते हैं हम, देखो डेसिमल में तो 2 ऐसा लिखते हो, ये डेसिमल में हो गया, बट अगर बाइनरी में 2 लिखना है तो उसको 1 0 लिखते हैं। ठीक है, लेकिन आप बोलोगे तो 10 है ना, क्योंकि बाइनरी में आप 10 पढ़ते हो, बाइनरी में अगर आप कहीं 1 0 लिखा है तो आप इसको 10 पढ़ते हो, सॉरी डेसिमल में अगर कहीं 1 0 लिखा है इसको आप 10 पढ़ते हो, लेकिन बाइनरी में वही वैल्यू 2 हो जाती है। ठीक है, खैर ये हमारे काम का नहीं, आपको केवल बताना इतना था मुझे कि बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 नंबर होते हैं, 0 और 1। सिमिलरली अगर आप ऑक्टेल नंबर सिस्टम की बात करते हो तो इनकी काउंटिंग 0 1 2 3 4 5 6 और 7 जाती है। 7 के बाद इसमें 8 नहीं होता है, 7 के बाद इसमें 8 नहीं होता है, इसका मैक्सिमम नंबर कितना होता है 7। जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम का मैक्सिमम नंबर था 9, 9 के बाद कोई नया नंबर नहीं आया था, इनसे मिलके ही बना था। सिमिलरली आपका जो ऑक्टेल नंबर सिस्टम होता है उसका मैक्सिमम नंबर होता है 7, 7 के बाद नया नंबर नहीं आता है। बाइनरी का कितना आया था, 2 आया था। ठीक है, 2 नंबर टोटल होते हैं, इसका मैक्सिमम नंबर कितना होता है 1। अगर आप हेक्साडेसिमल की बात करोगे तो इसकी काउंटिंग 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E और F तक जाती है। ठीक है, इसका जो मैक्सिमम नंबर होता है वो क्या होता है, F होता है। इसका मैक्सिमम नंबर क्या होता है, F होता है। ठीक है, 9 के बाद A B C D E F तक जाता है, G वगैरह नहीं होता है। ठीक है, तो आपको केवल ब्रीफ आपको इंट्रोडक्शन देना था नंबर सिस्टम के बारे में। पढ़ना हमको बाइनरी ही है, पढ़ना हमको बाइनरी ही है, बट मैंने आपको बता दिया कि नंबर सिस्टम होते कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार के हैं। जो मैंने पहले क्लासिफिकेशन किया था आपको, वो उस एक्सरसाइज के लिए, उस टाइम समझने के लिए ज़रूरी था। ठीक है, बट जैसे जैसे हम इस चैप्टर के अंदर जाते जा रहे हैं हम और गहराई से चीज़ों को समझते जा रहे हैं। ठीक है, हम बिल्कुल बेसिक्स, मैंने आपको पहले ही क्लास में कहा था, बिल्कुल बेसिक से लेके हम हाई लेवल तक जाने वाले हैं। ठीक है, तो ये हाई लेवल में यही कुछ चीज़ें हैं। ठीक है, तो आपने बस इतना याद रखना है, डेसिमल में कितने नंबर टोटल होते हैं, 10। आप गिन सकते हो 10 कैसे, देखो 1 से लेके 9 तक की काउंटिंग में देखो, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल नंबर कितने होते हैं, 10। टोटल नंबर कितने होते हैं इसमें, 10। बाइनरी में काउंट करोगे तो 1 0 और 1, मतलब काउंटिंग करोगे तो 1 और 2, तो बाइनरी में होते हैं 2। सिमिलरली ऑक्टेल में करोगे तो 8 होते हैं, और हेक्साडेसिमल में करोगे तो कितने होते हैं, 16 होते हैं। ठीक है, इसीलिए हमेशा जो बाइनरी होता है इसका बेस 10 होता है। बेस 10 का मतलब देखो कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। अभी इसको मैं रफ कर देता हूँ बाइनरी और ऑक्टेल को, क्योंकि आपके काम का नहीं था, बस आपको जानना ये था कि नंबर सिस्टम 4 प्रकार के होते हैं। एक डेसिमल होता है, एक बाइनरी होता है, एक ऑक्टेल होता है, एक हेक्साडेसिमल होता है। ये तीनों आपके सिलेबस में नहीं है, बट ये जो नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, इसको आप कंप्यूटर में पढ़ रहे होंगे। ठीक है, खैर देखो अब आगे मैं आपको, ये जो बेस 10 लिखा है इसी को बेस बोलते हैं। ठीक है, इसका बेस 2 होता है, इसका बेस 8 होता है, इसका बेस 16 होता है। ठीक है, अब ये क्या होता है एक बात थोड़ा आपको समझाता हूँ मैं। देखो जैसे कि मैं आपको यहाँ एक एग्जांपल के द्वारा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो जैसे कि लिखा है 24,
तो आप इसको क्या लिखते थे जब आप बचपन में थे, जब आप छोटे थे, तो आप क्या लिखते थे? इसको लिखते थे 4 इंटू 10 की पावर 0 प्लस 2 इंटू 10 की पावर 1, यही तो लिखते थे ना। वंस पढ़ते थे इसको टेंस पढ़ते थे, ठीक है। अब वंस टेंस पढ़ने का मतलब क्या था? इसका मतलब क्या था? देखो कि मैंने आपको सबसे पहली क्लास में बताया था, किसी भी नंबर, किसी भी अल्फ़ाबेट की अगर पावर 0 होती तो आंसर कितना आता है? 1। 1 को क्या पढ़ लिया? वंस। अब देखो टेंस, 10 की पावर सेकेंड डिजिट पे क्या हो गया? 10 की पावर 1, तो कितना आया? 10। इसे क्या पढ़ते थे? टेंस। देखो अगर मैं बड़ा नंबर ले लूँ एक, देखो इसको पहले चेक करो आप। 10 इंटू 2 कितना हो गया? 20 हो गया, प्लस 4 इंटू 1 4 हो गया, 4 इंटू 1 कितना हो गया? 4। तो कितना आ गया? 20 प्लस 4 24। देखो मैंने दोबारा चेक भी कर दिया इसको। अब एक और एग्जांपल लो आप। मैंने एग्जांपल लिया 29861 लिया, ठीक है। आप क्या पढ़ते थे? इसको पढ़ते थे वंस, इसको टेंस, इसको 100 1000 10,000, यही तो पढ़ते थे ना। वंस, टेंस, 100 1000 10,000 यही पढ़ते थे। इसको अगर आप कैटेगराइज करते, इसको लिखते थे 10 की पावर 0, इसको लिखते थे 10 की पावर 1, इसको लिखते थे 10 की पावर 2, इसको लिखते थे 10 की पावर 3 और इसको लिखते थे 10 की पावर 4, यही लिखते थे ना वंस, क्योंकि इसका वैल्यू कितना होता है? 1 ही होता है। किसी भी नंबर, किसी भी अल्फ़ाबेट की पावर अगर 0 होती तो वैल्यू कितनी आती? 1। ये लिखा टेंस, 10 का स्क्वायर 100, इसीलिए इसको पढ़ते थे 100, इसको पढ़ते थे। अब देखो 10 की पावर 3 लिखा है, मतलब 3 0 आएंगे, तो क्या हो गया? 1000 और ये 10,000। अब बात समझ में आई 10 का क्यों यूज़ करते थे? बात समझ में आई आपको? मैंने वंस, टेंस, 100 1000 10,000 है ना। तो अब होता क्या था एक्चुअली? अब इसको अगर आपको बिल्कुल स्पेसिफाई करके ही लिखना है तो इसको अपन ऐसा लिखते थे कि राइट साइड पहले, एक्चुअली लेफ्ट साइड से लिखना स्टार्ट करो। 1 इंटू 10 की पावर 0 प्लस लिखते थे। अब 6 पे आए, 6 इंटू 10 की पावर 1 प्लस, फिर किस पे आए? 8 पे आए, 8 इंटू 10 की पावर 2 प्लस साइन लगाए। फिर मैंने क्या किया? अब 8 के बाद नंबर लिखा 9, 9 इंटू 10 की पावर 3 प्लस 2 इंटू 10 की पावर 4। इसको अगर आप सॉल्व कर रहे होंगे तो देखो यही आंसर आएगा। देखो 2 इंटू 10 की पावर 4 मतलब होता है 10,000, अभी लिखा अपन ने, प्लस 9 इंटू 10 का क्यूब 1000 होता है, प्लस 8 इंटू 10 का स्क्वायर 100 होता है, प्लस 6 इंटू 10, और मैंने बताया था किसी भी नंबर, किसी भी अल्फ़ाबेट की पावर अगर 0 हो तो आंसर 1 आता है। अब देखो ये कितना हो गया? 2 इंटू 2 को 2 इंटू 10,000 करो, कितना आ जाएगा? 20,000, ठीक है सर। प्लस 9 इंटू 1000 कितना हो गया? 9,000, प्लस 800 प्लस 60 प्लस 1। अब इसको ऐड करने जब लग रहे होगे तो इसको ऐसे लिख रहे होगे आप कॉपी में। ये लिखा मैंने 20,000 प्लस लिखा मैंने 9,000, उसके बाद मैंने लिखा 800, फिर लिखा मैंने 60, फिर लिखा 1। अब जब इसको ऐड कर रहे होगे 1, यहाँ से आएगा 6, यहाँ से आएगा 8, यहाँ से आएगा 9, ये आ गया 2। देखो सेम रिजल्ट आ गया जो मुझे ये था, ठीक है। समझ में आया? तो आप 10 का क्यों यूज़ कर रहे थे, है ना। ये उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही जब आप डेसिमल नंबर सिस्टम के अलावा अगर आप बाइनरी यूज़ कर रहे होगे, ऑक्टेल यूज़ कर रहे होगे, हेक्साडेसिमल यूज़ कर रहे होगे, तब बेस कितना लोगे आप? बाइनरी अगर कर रहे होगे तो बेस 2 ले रहे होगे, ऑक्टेल कर रहे होगे तो बेस 8 ले रहे होगे, हेक्साडेसिमल कर रहे होगे तो बेस 16 ले रहे होगे। बेस का मतलब ये है, बेस का यूज़ यहाँ पे आता है जब इस तरीके से आप करते हो, ठीक है। बस बेसिक आपको थोड़ा समझाना था, जो हो गया। अब अपने डेसिमल नंबर सिस्टम के ऊपर ही आते हैं, फालतू आपका टाइम बर्बाद नहीं करते हैं। बट ये सब चीज़ें कुछ ज़रूरी थी समझना आपके लिए। किसी भी चैप्टर को समझने के पहले हमें कुछ उसके बेसिक टर्म्स मालूम होने चाहिए कि नंबर सिस्टम अगर हमसे किसी ने पूछ लिया कि क्लासीफाई कर दो भाई आप, तो आप क्या बताएंगे? सबसे पहले कितने टाइप का होता है पहले आपको वो बताना चाहिए, ठीक है। उस समय जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट थी मैंने वो कराई थी। जैसे जैसे आप आगे बढ़ें, क्योंकि जब आपको पहली क्लास में कराता तो आप शायद समझ नहीं पाते उस टाइम पे, अभी वो टाइम आ गया है इसलिए मैंने आपको आज ये कराया है, ठीक है। तो देखो भाई, हम जो पढ़ने लग रहे हैं, हम वो डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ने लग रहे हैं। क्या पढ़ने लग रहे हैं? डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ने लग रहे हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम में पहले हमें ये देखना है कि टर्मिनेट, देखो ये बेसिकली 3 टाइप का होता है। इसमें हम 3 टाइप के नंबर पढ़ते हैं। एक होते हैं टर्मिनेटिंग, एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। अब देखो एक शब्द आया टर्मिनेटिंग, तो मैं समझा दूंगा आपको। कई लोगों को ये रिकरिंग शब्द समझ में नहीं आ रहा होगा। रिकरिंग मतलब क्या होता है? री, देखो अगर मैं तोड़ के, देखो कोई भी वर्ड आपको समझ में नहीं अगर नहीं आता है तो पहले उसको ब्रेक किया करो। देखो शब्द क्या लिखा? री अकरिंग, ठीक, ये लिखा है।
मैंने क्या किया, इसको जो रीअकरिंग स्पेलिंग थी जो रिकरिंग थी उसको मैंने क्या कर दिया, री और अकरिंग में तोड़ दिया। री और अकरिंग में तोड़ दिया। री मतलब क्या होता है, बार बार। री मतलब क्या होता है, दोबारा। और अकर मतलब भी क्या होता है, बार बार वही चीज़ रिपीट होना। तो रीकरिंग मतलब क्या होता है, रिपीटिशन होना। जैसे कि 2 आ गया, लो 2 2 आता गया, या 2 3 अगर आ रहा है 2 3 2 3, तो ये क्या आ गया, ये रिकरिंग कहलाते हैं। ठीक है, 2 3 इस तरीके से बार बार वही चीज़ रिपीट होना है। ठीक है, री अकर, री मतलब हो गया दोबारा, और अकर मतलब आना। तो दोबारा कोई चीज़ आना। अकर मतलब क्या होता है, होना या आना, और री मतलब क्या होता है, दोबारा। तो दोबारा किसी चीज़ का बार बार ही आना। ठीक है, तो ये रिकरिंग हो गया। अब देखो आगे हम समझते हैं अपनी बात टर्मिनेटिंग में। टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, देखो टर्मिनेट मतलब क्या होता है, रुक जाना। मतलब टर्मिनेट हो जाना मतलब रुक जाना। जैसे कि मैंने लिखा 7/2 लिखा, तो इसका आंसर आप बोलेंगे 7 का आधा किया 3.5 आया। पॉइंट के बाद एक देखो एक ही डिजिट आई और रुक गया, उसके बाद कुछ नहीं लिखा है। अगर मैंने सिमिलरली 5/2 लिखा तो आप बोलोगे 2.5 होता है, 2.5 होता है। ठीक है, ये भी रुक गया। बट अगर मैं बोलता हूँ 3/2 बोलता हूँ तो अभी भी देखो कितना आएगा, 1.5, अभी भी देखो रुक गया। बट अगर मैं बोलता हूँ आपको ऐसा बोलता हूँ, अगर मैं 1/3 बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ मैं आपको, 1/3 बोलता हूँ, तो ये क्या होगा, 0.333333। ये रिपीट होता ही जा रहा है, ये रुक नहीं रहा है। ठीक है, तो ये नंबर क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। ठीक है, देखो टर्मिनेट होने का मतलब क्या होता है, रुक जाना। टर्मिनेट हो जाना मतलब रुक जाना। तो ये नंबर क्या है, रुक गए हैं, इसके आगे कुछ नहीं है, बस ये इतनी डिजिट आ गई। फॉर एग्जांपल अगर मान लो किसी भी x/y को डिवाइड कर रहे हो और आंसर आ रहा होगा 7.23178 मान लो इतना आ रहा होगा, तो देखो ये भले 1 2 3 4 5 6 भले डेसिमल के बाद 6 डिजिट गया, लेकिन रुक तो गया ना, तो ये टर्मिनेटिंग नंबर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये टर्मिनेटिंग कहलाएगा। ठीक है, बट नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो रिपीट मतलब जो रुके ना, वो क्या कहलाते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, जो नंबर रुके ना वो क्या कहलाते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। देखो जैसे कि मान लेते हैं ऐसा है, जैसे कि आपने फॉर एग्जांपल x/y जब डिवाइड किया तो मान लेते हैं 7.21349815631285982615 ये ऐसे बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पे देख रहे होगे कि ये जो नंबर है ये रुक नहीं रहा है, ये रुक नहीं रहा है। ठीक है, मतलब ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, मतलब ये नंबर कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग। ये नंबर कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग। अगर मैं पर्टिकुलर इस नंबर की बात करूँ तो ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, बट अगर हम रिकरिंग की बात करें तो देखो यहाँ पे अगर हम 1/3 लेते हैं तो क्या हो रहा है, 0.33333 बढ़ता जा रहा है, ये तो 0.3333 बढ़ता जा रहा है। तो पहली चीज़ तो ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, पहली चीज़ तो ये यहाँ से मैंने ये देख लिया, जब ये नंबर रुक नहीं रहा है, इससे ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि ये नंबर कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग है। अब नॉन टर्मिनेटिंग तो हो गया, लेकिन रिकरिंग है कि नहीं ये भी चेक करना पड़ेगा हमको। ठीक है, तो रिकरिंग में मैंने क्या बताया था, इसको मैंने कहा था री और अकरिंग को तोड़ लो। री और अकर में री मतलब होता है दोबारा और अकर मतलब होना। तो मतलब अगर कोई नंबर दोबारा आ रहा है, बार बार दोबारा है, तो चेक कर लो, 3 आया, फिर 3 आया, फिर 3 आया, 3 आया, 3 आया, 3 आया, मतलब ये नंबर बार बार आते जा रहा है। दैट मीन्स ये नंबर कैसा है, ये नंबर है आपका नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग नंबर है। ठीक है, ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग नंबर है। इसी प्रकार से आप नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग को अगर समझना चाहें तो अब देखो इसके वो सारे एग्जाम्पल होंगे जो आपके स्क्वायर रूट में लिखे रहें, क्यूब रूट में लिखे रहें, कुछ भी रूट में लिखे रहे। जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 2 आप कैलकुलेट करो 1.414141 ऐसा, और आगे डिजिट जाती जाएंगी। ठीक है, आप रूट ओवर कोई वैल्यू ले लो, क्यूब रूट ऑफ मान लेते हैं आप 3 ले लो, तो ये सारे नंबर क्या कहलाते हैं, स्क्वायर रूट वाले या क्यूब रूट वाले या रूट वाले जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे नंबर कहलाते हैं आपके नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर। ठीक है, तो ये चीज़ हमको समझना है। नॉन रिकरिंग का मतलब क्या होता है कि रीअकर नहीं हो रहा। जैसे अगर आप ये वाला नंबर देखोगे, अगर आप ये वाला नंबर देख रहे होगे तो ये वाला नंबर देखो रिपीट तो नहीं हो रहा है, सॉरी टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है। ये वाला नंबर देखो कहीं पे रुक तो रहा नहीं है, मतलब ये नंबर को देख के मैंने ये तो बोल दिया कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। फिर मैं चेक करता हूँ क्या रिकरिंग है,
देखो रिकरिंग का मतलब क्या होता है, डिजिट आप एक पर्टिकुलर स्टेज के बाद डिजिट जो है वो रिपीट हो जानी चाहिए। तो आप चेक करो कहीं पे भी डिजिट रिपीट नहीं हो रही। अच्छा, रिपीट का मतलब ये होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा, यहाँ देखो फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 7.2169868913, फिर उसके बाद आ गया 21689113, फिर उसके बाद आ गया 21689113, ये आ गया। तो यहाँ पे जब आप देख रहे होगे तो यहाँ तक देखो, यहाँ तक जो है ये देखो, यहाँ तक मतलब 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 7 डिजिट के बाद नंबर क्या हो रहा है, रीअकर हो रहा है। 7 डिजिट के बाद सारी डिजिट जो है दोबारा आ रही है, 7 डिजिट के बाद ये रीअकर हो रहा है। बट इसमें अगर अच्छा देखो 7 डिजिट के बाद यहाँ रिकवर हो रहा है, यहाँ पे भी उसके बाद भी जब करोगे तब ये भी 7 डिजिट बाद रीअकर हो रहा होगा। ये मैंने x/y ले लिया कोई नंबर, ठीक है। आप इस वाले एग्जाम्पल में देख रहे होगे, इस वाले एग्जाम्पल में ऐसी कोई चेन नहीं बन रही है जिससे हम बोल सकें कि ये रीअकर हो रहा है। क्या हो रहा है, रीअकर हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जो ये नंबर है x/y, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जिसके अकॉर्डिंग आंसर ये आ रहा हो। तो ये नंबर क्या है, अगर ऐसा आंसर आता है तो उसका मतलब क्या है, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ठीक है। तो ये एग्जांपल है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग का। रीअकर मतलब दोबारा होना, ठीक है, और नॉन लग गया मतलब दोबारा नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल थे जो मैंने आपको समझाए, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग समझ गए होगे, रिकरिंग नॉन रिकरिंग समझ गए होगे, ठीक है। तो बस अब एक चीज़ और देख लो कि किसको डिवाइड करने पे रिकरिंग आएगा और किसको डिवाइड करने पे नॉन रिकरिंग आएगा, वो भी देख लो एक बार। रूट वाले सारे नंबर आपको नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हो गए। नॉन रिकरिंग का मतलब क्या है, वो आप पर्टिकुलर नंबर जो है टर्मिनेट भी नहीं होगा, है ना, और अपनी वैल्यू को रिपीट भी नहीं करेगा। ये वैल्यू होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग का। अब देखो टर्मिनेटिंग में क्या होगा, देखो अगर मैं इसको नंबर लिखूं तो नंबर में लिखता हूँ न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर लिखता हूँ। जो सारा का सारा खेल है वो डिनोमिनेटर पे है, न्यूमरेटर तो कुछ भी हो हमें उससे फ़र्क ही नहीं पड़ता है, न्यूमरेटर तो कुछ भी हमें उससे फ़र्क ही नहीं पड़ता है। सारा का सारा खेल जो है नंबर सिस्टम वो डिनोमिनेटर का है। तो अगर डिनोमिनेटर 2 और 5 है, 2 और 5 है, तो हमेशा नंबर कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा, हमेशा टर्मिनेटिंग होगा। आप कोई भी एग्जांपल लेके देख लो, आप ले लो 5/2 ले लो, 2.5 आया था, 7/2 ले लो, 3.5 आया था, आप 10/2 ले लो, 5 आया था, आप क्या करो 12/5 ले लो, तो 5 2 ज़ा 10, 0.5 4 ज़ा 20, इस तरीके से ये 2.4 आया, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में अगर कभी भी 5 या 2 आ रहा होगा तो हमेशा टर्मिनेटिंग नंबर होगा। सिमिलरली आप देख लें, अगर ये वाले कंडीशन चेक करें, आप नॉन रिकरिंग वाले की चेक करें। अब मैं इसको मिटा देता हूँ। नॉन रिकरिंग का मतलब क्या होता है, रिपीटिंग, ठीक है। अब देखो सिमिलरली अगर आप चेक करें नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग वाले को चेक करें, तो इसमें सर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को जब मैंने लिखा तो डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 3 हो सकती है, 3 का मल्टीपल हो सकती है, 3 का मल्टीपल जैसे 6 हो सकता है, ठीक है, 7 हो सकता है, 9 हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है। इससे रिजल्ट क्या मिलेगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग मिलेगा। इसमें आप देखें, इसमें सारे के सारे वैल्यू क्या होंगी, रूट वाली होनी चाहिए, सारी की सारी वैल्यू रूट वाली होनी चाहिए। स्क्वायर रूट भी हो सकता है, क्यूब रूट भी हो सकता है, ठीक है, बट परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए, बट नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। कैसे परफेक्ट स्क्वायर, आप बोल दें कि इसको ऐसा ले लें कि हम 4, तो 4 क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना होता है, 2 होता है। ये सब बता चुका हूँ ऑलरेडी, दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। मैंने बार बार बोला है कि आप हमारी जो बेसिक वाली वीडियो हैं उनको देखें, एक बार समझ में नहीं आता दोबारा देखें, तिबारा देखें, 4 बार देखें, लेकिन उन वीडियोस को देख कर ही आए, क्योंकि मैंने उन वीडियोस में बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है, ठीक है। और साथ में जो प्रीवियस क्लास जितनी भी हो गई हैं हमारे नंबर सिस्टम की, उन सभी क्लासेस को अच्छे से आप देखें, क्योंकि मैंने हर क्लास में आपको समझाया है कि इन बेसिक्स को ऐसे करते हैं। अब हम बार बार उन्हीं चीज़ों को लेकर नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि कारण क्या, अगर हम इन्हीं चीज़ों को बार बार बताएंगे आपको कि 4 को कैसे लिखें, रूट के अंदर लिखा है, रूट 9 को 3 कैसे लिख दिया, तो वो टाइम वेस्ट होगा और मज़ा भी नहीं आ रहा होगा आपको। तो बेटर है कि जो प्रीवियस क्लासेज हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से आप पढ़ के आएँ, ठीक है। तो ये 2 हो गया, देखो ये तो, लेकिन ये कैसा नंबर है, ये तो टर्मिनेटिंग नंबर है,
तो टर्मिनेटिंग है, बट मैंने इसको किसके अंदर लिख दिया था गलती से, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग के। दैट मीन्स क्या, मैंने ये जो कंडीशन बोली है बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। अगर परफेक्ट स्क्वायर हो गया, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ऐसा लिख दिया 36 लिख दिया, ये तो 6 का स्क्वायर होता है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, बस इतनी चीज़ों को याद रखो, ज़्यादा परेशान मत हो, बेसिक करते जाओ बस, बाकी धीरे धीरे हम आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो देखो अब हम इतनी चीज़ें तो समझ गए, अब देखो हम आगे करते हैं। अब हम आते हैं अपने जो पिछली क्लास में जहाँ ख़त्म किया था उसी के आगे करते हैं। ठीक है, ये ज़रूरी था बताना आपको, इसीलिए बताया मैंने ये सारी चीज़ें। देखो पता आपको सारी चीज़ें होनी चाहिए, फिर वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखो मैंने तो आपको सारी चीज़ें बतानी है, बिल्कुल बेसिक से लेके हाई लेवल तक, जिससे आपको आगे कभी दिक्कत ना जाए। और जो 9th और जो 10th क्लास होती है, ये बिल्कुल आपका फाउंडेशन क्लास होती है। फिर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने लग रहे हो, ये जो क्लासेज हैं 9th और 10th, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। यहीं से आपका सारा बेस बनेगा। अगर आप अभी अच्छा नहीं करोगे, अच्छे से नहीं पढ़ोगे, तो 100% आपको आगे दिक्कत जाएगी। ठीक है, तो चलो देखो, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में डेसिमल वाले नंबर को P/Q के फॉर्म में किया था। अब हम लास्ट क्लास में हमने जो किया था, हमने जो लास्ट क्लास में किया था वो P/Q को डेसिमल फॉर्म में किया था, है ना। और हमने साथ में किया था नंबर को डिवाइड भी किया था लॉन्ग डिवीजन मेथड से। ठीक है, इतना हमने कर रखा था। अब हम देखते हैं, अच्छा देखो एक चीज़ और देखो, जो टर्मिनेटिंग नंबर थे उनका तो हम देख चुके थे लास्ट क्लास में ही, है ना। जैसे 15.5 लिखा, उसको किस तरीके से लिखोगे P/Q के फॉर्म में, वो हम देख चुके थे। बट अभी कुछ देखो, चलो अच्छा एक एग्जाम्पल लो, 15.2 ही ले लो। 15.2 है, इसको कन्वर्ट करो P/Q के फॉर्म में। तो क्या करोगे आप, डेसिमल हटाओगे पहले, और डेसिमल के राइट में जितने डिजिट लिखे हैं उतने क्या कर दोगे, 0 लगा दोगे नीचे। तो 152 लिख दिया, डेसिमल को हटाया, तो डेसिमल के बाद राइट में जितने डिजिट हैं उतने 0 लगाओगे, एक डिजिट है। ठीक है, अब चाहो कुछ कट सकता है तो काट दो इसको, 2 5 10 हो गया, 2 7 14, 2 6 12। तो इसका P/Q फॉर्म क्या आ गया, ये आ गया 76/5 आ गया। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लो, फॉर एग्जांपल 12.5 है, अगर जो 12.8 ले लो। चलो अगर इसको कन्वर्ट करना हो P/Q के फॉर्म में तो कैसे करोगे, देखो आप क्या करने लग रहे होगे, 128 लिख दिया अपॉन 10, 2 5 10, 2 6 12, 2 4 8, मतलब P/Q के फॉर्म में इसको लिख रहे होगे 64/5, इस तरीके से लिख रहे होगे। लास्ट क्लास अभी जो मैंने इसके पहले बताया था उसमें एक चीज़ और समझ लो, फिर हम आगे करेंगे। ज़्यादा हो रहा होगा तो हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, बट एक चीज़ बस आप देख लो अभी आप, कि लास्ट अभी जो हमने टॉपिक किया था उसमें हमने एक चीज़ देखी थी कि नंबर कुछ इस तरीके से आ रहे थे कि अगर मैंने जैसे इन्हें लिखा था 1/3 लिखा था तो आ रहा था 0.33333, इस तरीके से आ रहा था। हालांकि मैंने बता भी चुका हूँ पहले आपको, देखो इसको आप लिख सकते हो, 0 लिखा था पॉइंट। अब देखो रिपीट कौन सा नंबर हो रहा है, 3। कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, एक ही नंबर 3 बार बार आ रहा है, तो मैंने इस एक के ऊपर क्या लगा दिया, बार लगा दिया। अब अगर आपको दिया हो 2/3 दिया हो, तो इसको जब आप कर रहे होगे तो इसका आंसर आ रहा होगा 0.666666। अब डिवाइड कर रहे होगे तो यही आंसर आ रहा होगा। अब देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 0.6 के ऊपर बार, इसको डिवाइड भी कर देता हूँ आपके लिए। 3 लिखा, 2 लिखा, नहीं जाएगा, 0 पॉइंट लगाओगे, ये पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 3 6 18 होता है, फिर कितना आ गया 2, पॉइंट लगा हुआ है, 0 ऐड कर लो, 3 6 18, फिर इस तरीके से चलता जाएगा ये। ठीक है, सिमिलरली अगर आपके पास x/y आप कर रहे हो और कहीं पे अगर ऐसा कुछ आ रहा है आपके पास, मान लेते हैं 74.721, इस तरीके से अगर बढ़ता जा रहा है तो इसको आप इस बार के फॉर्म में इस तरीके से लिखेंगे 74 पॉइंट। अब मैंने कहा जितनी डिजिट रिपीट हो रही हैं वो देख लो कितनी डिजिट रिपीट हो रही हैं, तो 721, फिर 721 मतलब 3 डिजिट रिपीट हो रही हैं। और रिपीट कौन कौन से डिजिट हैं, 7 है, 2 है, 1 है, तो एक बार लिख दो 721, और यही रिपीट हो रही हैं तो तीनों के ऊपर बार लगा दो, तीनों के ऊपर बार लगा दो। अगर ऐसा कहीं एग्जांपल आ रहा हो x/y 74.7212121212121
2 1 इस तरीके से आ रहा हो, अगर आपके पास 2 1 इस तरीके से आ रहा हो तो यहाँ पर देखोगे रिपीट कौन कौन सी डिजिट हो रही हैं। आप देख रहे होगे 1 और 2 ही रिपीट हो रहे हैं। कहाँ से रिपीट होना स्टार्ट हो रहे हैं? यहाँ से। फिर देखो ये 2 1 आ गया, फिर 2 1 आ गया, फिर 2 1 आ गया, फिर 2 1, इस तरीके से बढ़ रहा है। तो इसको आप इस तरीके से लिख रहे होगे 74.7। अब देखो रिपीट 2 1 हो रहा है तो 2 1 लिख दिया, 2 1 ही हर बार रिपीट हो रहा है तो 2 1 के ऊपर केवल बार आएगा, बस 7 के ऊपर नहीं आएगा। मैंने कहा जो डिजिट रिपीट कर रही होगी उसी के ऊपर बार आएगा। अगर कोई एग्जांपल ऐसा आ रहा होता x अपॉन y बराबर अगर आ रहा था 8.21 8.2333 ऐसा अगर आ रहा होता तो आप इसको क्या लिख रहे होते? 8.2 और 3 के ऊपर बार, क्योंकि आप देख रहे होगे नंबर कौन सा रिपीट हो रहा है? 3 रिपीट हो रहा है तो केवल 3 के ऊपर बार आएगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को, ये x अपॉन वाई की वैल्यू डिपेंड करेगी क्वेश्चन में क्या दिया है। हमारा मोटिव केवल आपको ये समझाना था कि इसको आप इस तरीके से कैसे कन्वर्ट करेंगे, इस फॉर्म को आप इस तरीके से कैसे कन्वर्ट करेंगे, केवल मैंने आपको ये समझाया आज। ठीक है, आज जितना कराया इसको अच्छे तरीके से रिवाइज़ करो। फिर हम लास्ट, एक्चुअली इसके बाद जो मैं कराना है वो इस वाले फॉर्म को इस तरीके से जाना है। मतलब जो ये वाला फॉर्म है, ये वाला जो फॉर्म है, इससे हम इस तरीके से कैसे पहुँचेंगे। ये जो फॉर्म है, ये वाला जो फॉर्म अपन ने लिखा है, ये वाला जो फॉर्म है, इससे हम इधर कैसे जाएंगे ये हमने देखना नेक्स्ट क्लास में। तो अभी हम अगर कराएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो आज इसको इतना अच्छे तरीके से रिवाइज़ करो और नेक्स्ट क्लास में फिर हम देखेंगे ये जो रिकरिंग वाले नंबर हैं, ये जो नॉन टर्मिनेटिंग और जो रिकरिंग वाले नंबर है, इनको कैसे हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सॉरी, डेसिमल नहीं, इनको कैसे हम P अपॉन Q के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे होंगे। इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अच्छे से रिवाइज़ करो, वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा। आज जो है हम नंबर सिस्टम के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हम पढ़ेंगे वो LCM क्या होता है और HCF क्या होता है। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है LCM और HCF क्या होते हैं, एक होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर, एक होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो लीस्ट से समझ रहे हो सबसे कम वाला और हाईएस्ट से समझ रहे हो सबसे ज़्यादा वाला। ठीक है, बट एक्चुअली में क्या होता है, जो हमको पढ़ने में या जो हमको बोलने में जैसा लगता है कि लीस्ट मतलब सबसे छोटा वैल्यू होगा और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब कि बहुत बड़ा वैल्यू होगा, तो ऐसा नहीं होता है। देखो मैं आपको समझाता हूँ। अगर मैंने लिखा है LCM तो पहले इनके वर्ड को समझो क्या होता है। देखो मैंने लिया LCM लिखा है और ये क्या लिखा है HCF। ठीक है, तो इसको तो मैंने पढ़ा लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, और इसको मैंने पढ़ा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, मैंने शायद LCM में अगर गलती से फैक्टर बोल दिया तो सॉरी। LCM मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल और HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब मैं आपको बहुत ही छोटे शब्दों में एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो जैसे मैंने दो नंबर लिए, एक नंबर लिया मैंने 4, एक नंबर लिया मैंने 12। ठीक है, अब अगर मैं इनके लीस्ट कॉमन मल्टीपल की तरफ जाऊं, तो क्या मैं 4 को लिख सकता था कि 2 × 2 और 12 को लिख सकता था कि 2 × 3। मैं अभी आपको समझाऊंगा कैसे करते हैं, परेशान मत होना, बट अभी समझ लो एक बार जरा। मैंने 4 को लिखा 2 × 2, 12 को लिखा 2 × 2 × 3। अब इसमें मेरे को बताओ कि कॉमन क्या क्या टर्म्स हैं। मैं आपसे अगर कॉमन पूछूं तो आप बोलोगे सर यहाँ पे भी 2 × 2 है और यहाँ पे भी एक 2 × 2 है। एक एक्स्ट्रा टर्म है, कौन सी? 3। एक्स्ट्रा टर्म है क्या है? 3। तो अगर मैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल की बात करता हूं, LCM की अगर मैं बात करता हूं, तो LCM में क्या हो जाएगा कि जितने भी नंबर आए हुए हैं उन सारे नंबर को आपको लिख देना है। जैसे कि अगर मैं इनको लिखूं तो 2 कितनी बार आया है, अगर मैं 4 में बात करूं तो 4 में 2 2 बार आया है, अगर मैं 12 में बात करूं तो 2 2 बार आया है और 3 कितनी बार आया? 1 बार आया। यही तो लिखते हो ना, 2 का स्क्वायर 4 और 4 × 3 12 मिल जाता है आपको। ठीक है, तो LCM में क्या करते हैं हम, सबसे पहले देखते हैं सबसे पहले तो देख लो जितने नंबर आए हैं, मतलब जैसे एक नंबर 2 आया और एक नंबर 3 आया है। अब जो सबसे ज्यादा बार आया है उस नंबर को लिख दो, मतलब कि जैसे 2 कितनी बार आया है, 2 इसमें भी 2 बार आया, इसमें भी 2 बार आया, तो 2 को मैं 2 बार लिख दूंगा। फिर देखो इसमें 3 तो आया नहीं है, इसमें 3 की पावर 0 है, 3 की पावर 0 मतलब कि 1, तो अगर मैं 3 इसको नहीं लिखता हूं तब भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा। फिर आप देखोगे 2 तो आपने लिख दिया, फिर आप देखोगे 3 पे आओगे। अब आप देखोगे 3 सबसे ज्यादा बार किस में आया है, तो 3 सबसे ज्यादा बार इसी में आया 12 में, और कितनी बार आया? 1 बार आया, तो मैंने लिख दिया 3 की पावर 1। तो हमारा LCM क्या आ गया? ये आ गया।
मतलब 2 का स्क्वायर मतलब 4 इंटू 3 12, तो एलसीएम कितना आ गया 12। अगर हम एचसीएफ की तरफ बढ़ते हैं तो एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कि इन दोनों में सबसे बड़ा वैल्यू क्या है, हाईएस्ट सबसे बड़ा वैल्यू क्या है जो कॉमन आ सके। तो आप मेरे को बताओ इनमें सबसे बड़ी वैल्यू क्या है जो कॉमन आ सके। भाई यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ 4। ठीक है, समझ रहे हो बात को। इस सबसे बड़ी वैल्यू क्या है इन दोनों नंबर्स में, 4 है। अब मैं अगर 2 लिखता तो गलत क्यों होता, क्योंकि 2 अगर मैं एक 2 लिखता और एक 2 छोड़ देता, तो आप मेरे को बताओ अगर मैं केवल 2 लिखता एचसीएफ तो ये गलत क्यों होता, क्योंकि आपने 2 को हटा दिया। तो अब मेरे को बताओ जब आपने 2 को एक हटा दिया तो क्या आपको अब इन दोनों में से देखो कोई कुछ कॉमन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो आप देख रहे हो हाँ फिर से 2 कॉमन दिख रहा है, तो आपको फिर से 2 एक और लिखना पड़ेगा, मतलब कितना लिखना पड़ेगा 4। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर आपको वैसे समझ में नहीं आता तो आप क्या करो, जैसे आपने 4 को लिखा 2 इंटू 2, 12 को लिखा आपने 2 इंटू 3। अब देखो एक बार जरा 2 को कॉमन लो, तो मैंने इस 2 को कॉमन ले लिया। फिर उसके बाद देखो क्या कोई अभी भी कॉमन टर्म बची है इनके बीच में, हाँ 2 और बची थी, तो मैंने इस 2 को भी लिख दिया और यहाँ पे मल्टीप्लाई साइन लगा दिया, तो कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है, ये बात समझ पा रहे हो आप। लीस्ट कॉमन में क्या होता है, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है जो इन दोनों में कॉमन है, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है जो कॉमन है। तो आप लिखोगे कि 12 में लिखा था अपने 2 इंटू 3 और 4 में लिखा था 2 इंटू 2, ये लिखा था 2 इंटू 2। तो सबसे छोटी वैल्यू क्या है, ये सारे के सारे नंबर, ये सारे के सारे नंबर जो है वो आएगी लीस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सॉरी लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो है क्या आएगा 2 इंटू 3 आएगा। और एचसीएफ क्या आएगा, हाईएस्ट, नाम से समझ में आ रहा है सबसे बड़ी वैल्यू जो कॉमन है। एच से होता है हाईएस्ट, एल से होता है कॉमन, तो हाईएस्ट कॉमन, एल से नहीं सॉरी सी से होता है कॉमन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहां पे हमने देखा कि सबसे बड़ी वैल्यू जो कॉमन हो सकती थी तो हमने लिख दिया 4। एलसीएम मतलब होता है लीस्ट कॉमन, सबसे छोटी वैल्यू जो कॉमन हो सकती थी, तो हमने सबसे छोटी वैल्यू ये लिख दी। अगर डेफिनेशन से किसी को समझ में नहीं आता तो एलसीएम में क्या करते हैं, जितने भी नंबर आए हैं उन सबको लिख देते हैं, जितने भी नंबर आए सबको लिख देते हैं। जैसे कि 12 और अगर मैं इसकी बात करूं तो आपने 2 आया है और 3 आया है, इंटू लगा दो, क्योंकि नंबर तो 2 ही दिख रहे हैं, 2 और 3। फिर आप देखो इसमें 2 कितनी बार आया है, 2 बार आया है, इसमें 2 कितनी बार आया है, 2 बार आया है, तो आप 2 की पावर 2 कर दोगे। ठीक है, फिर देखोगे 3 इसमें है क्या, 3 तो इसमें नहीं है, केवल 3 इसमें है, तो 3 की पावर 1 कर दोगे, तो ये आपका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन के थ्रू और समझते हैं। अगर मुझे लिखा है 36 और लिखा है 16, ठीक है समझना जरा। अब 36 को मैं लिखता हूं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये लिखता हूं मैं, और 16 को लिखता हूं मैं 2 इंटू 2 और 2 इंटू 2, ठीक है लिखता हूं मैं। अभी आपको केवल समझाने के लिए बता रहा हूं क्या होते हैं, कैसे करते हैं, बाकी मैं आपको ये बताऊंगा कैसे लिखते हैं इसको। ठीक है, अब देखो अगर मैं एलसीएम की बात करता हूं, सबसे पहले मैं देखूंगा कि कौन कौन से नंबर मेरे पास आए हैं। तो मैंने देखा 2 आया है और 3 आया है, बाकी 4 5 6 तो लिखे नहीं है मेरे पास, तो मैंने लिख दिया 2 लिख दिया और इंटू के साथ लिख दिया 3। ठीक है, इतना काम तो कर दिया। अब आप देखोगे पहली इक्वेशन में 2 कितनी बार आया है, 2 आया है 2 बार और 3 भी आया है 2 बार। दूसरी इक्वेशन में देखोगे मतलब 16 में देखोगे 2 कितनी बार आया है, 4 बार आया है, और आपके पास 3 तो एक बार भी नहीं आया, 3 तो एक बार भी नहीं आया, एक बार भी नहीं आया, तो मतलब 3 की पावर 0 लिख सकते हो, कि मैंने बताया था किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वो 1 ही होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब देखो, अब मैं देखता हूं अगर मुझे 2 का पावर लगाना, तो 2 का पावर में क्या लगाऊंगा एलसीएम में, जो सबसे बड़ी पावर होगी, बड़ी पावर क्या है 4, तो मैंने 4 लगा दिया। 3 में देखूंगा जो सबसे बड़ी पावर होगी वो लगा दूंगा, 3 की बड़ी पावर क्या है 2 है, तो मैंने लगा दिया 2, तो इसका एलसीएम कितना आ गया 2 की पावर 4 इंटू 3। अगर मैं एचसीएफ की बात करता हूं, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करता हूं, तो अब मैं देखूंगा इनमें से हाईएस्ट, सबसे पहले देखो उसमें कॉमन क्या है, तो एक तो 2 ये वाला कॉमन है, 1 2 ये वाला कॉमन है, और कुछ तो नहीं हो रहा है, मतलब इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा 2 इंटू 2। ठीक है, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ये तो मैंने आपको एलसीएम और एचसीएफ थोड़ा समझा दिया होता क्या है, आप करते कैसे हैं वो चीज़ें समझते हैं। देखो अच्छा, उसके पहले आपको कुछ प्राइम नंबर्स क्या होते हैं थोड़ा वो देख लो जरा, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, क्योंकि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन जब क्वेश्चन मिलेगा तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन टर्म यूज़ की गई होगी, तो जरा उसको देखो क्या होता है। देखो प्राइम फैक्टराइजेशन कुछ नहीं होता है, आपको अगर प्राइम नंबर मालूम है तो आप क्वेश्चन को रिलेट कर सकते हो। प्राइम नंबर क्या होता है, देखो
प्राइम नंबर्स क्या होते हैं वो देखो। प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो या तो खुद की टेबल से डिवाइड होंगे, मतलब टेबल मतलब या तो खुद से डिवाइड होंगे या 1 से डिवाइड हो रहे होंगे। ऐसे नंबर जो खुद से डिवाइड हो रहे हैं या 1 से हो रहे हैं, ठीक है। जैसे कि एक 2 एक प्राइम नंबर होता है, 3 प्राइम नंबर होता है, 5 प्राइम नंबर होता है, 7 होता है, 9 नहीं होता है, ठीक है, 11 होता है, 13 होता है, 17 होता है, 19 होता है, 23 होता है। इस तरीके से आप बढ़ते जाते हो, ठीक है। ये सारे के सारे नंबर क्या है? प्राइम नंबर। इसका मतलब क्या होता है, आप 13 को अगर डिवाइड करना तो केवल 13 से डिवाइड होगा या 1 से होगा, इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं है ऐसा जो 13 को पूर्णतः डिवाइड कर दे। अगर मैं 2 की बात करूं तो केवल ये 2 की टेबल से जाएगा, मतलब या तो खुद से डिवाइड होगा या 1 से डिवाइड होगा, इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं है। मैं 19 की बात करूं तो 19 है तो खुद से डिवाइड होगा या फिर ये आपका 1 से डिवाइड होगा, ठीक है। ये होते हैं प्राइम नंबर। अब देखो, अब जब क्वेश्चन आपको आएगा तो क्वेश्चन ये आएगा, देखो मैं आपको क्वेश्चन लिखता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 90 एंड 144 by the prime factorization method, by the prime factorization मेथड। आपको किससे बताना है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बताना है। अब प्राइम फैक्टराइजेशन कुछ नहीं होता, कंफ्यूज नहीं होना, बस आपको मैंने जो प्राइम नंबर बताए हैं उन्हीं को याद रखना। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है कि आप इन दोनों नंबर को ऐसे दो नंबर में तोड़ोगे जो प्राइम नंबर के फॉर्मेट में होंगे, जो प्राइम नंबर के फॉर्मेट में होंगे। किसमें? जो प्राइम नंबर के फॉर्मेट में होंगे, ठीक है। मतलब कि अगर मेरे को कहीं पे लिखना है 4 लिखना है तो मैं इसको फॉर एग्जाम्पल 4 नहीं, आप इसको 16 लो, आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपको 16 लिखना है तो आप इसको 4 into 4 नहीं लिखेंगे, आप इसको क्या लिखेंगे? 2 की पावर 4 लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि ये जो है ये प्राइम फैक्टराइजेशन के टर्म में नहीं है। क्यों? क्योंकि 4 प्राइम नंबर नहीं होता है, तो आपको 2 के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 2 प्राइम नंबर होता है। अब 2 की पावर 16 लिख दो। हाँ, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि 16 प्राइम नंबर है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि 16 प्राइम नंबर है, ठीक है। मैंने केवल 16 को उसके प्राइम नंबर के फॉर्मेट में लिखा है। किसमें फॉर्मेट में लिखा है? 16 को उसके प्राइम नंबर के फॉर्मेट में लिखा है, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा याद रखना, ठीक है। अब देखो, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। देखो, ये मैं रफ कर देता हूं। अच्छा, जब बताइए मैंने आपको, तो एक चीज और देख लो, याद रखना केवल और केवल एक ही ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम है। क्या मैंने बोला? केवल और केवल एक ही ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम भी होता है, बाकी कोई इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं होते हैं। बाकी कोई भी इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं होते, एक नंबर को छोड़ के, और वो जो स्पेशल नंबर है उसको हम बोलते हैं नंबर 2। 2 के, अब देखो 2 तो इवन नंबर है, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि इवन ऑड क्या होते हैं, ठीक है। अब देखो 2 क्या होता है? इवन नंबर होता है। 3 क्या है? ऑड नंबर। 5 क्या है? ऑड नंबर। 7 क्या है? ऑड नंबर। 11 ऑड नंबर। 13 ऑड नंबर। 17 ऑड नंबर। 19 ऑड नंबर। ये सारे के सारे ऑड नंबर हैं, और आगे सीरीज जो फॉलो होगी वो भी ऑड नंबर ही आएंगे। तो याद रखना, केवल हमारे पास 2 एक ऐसा एक लौता इवन नंबर है जो प्राइम भी है, बाकी और कोई इवन नंबर प्राइम नहीं होते हैं, ठीक है। अब देखो, याद रखो, हाँ, ऑड नंबर प्राइम हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 9, तो 9 इवन नंबर नहीं होता है, इवन तो होता नहीं है। ये कैसा नंबर होता है? ऑड नंबर होता है। बट क्या ये प्राइम होता है? प्राइम तो नहीं होता है ये, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर मैं 9 को 3 से डिवाइड करूं तो डिवाइड हो जाता है ना। और मैंने आपको बताया था कि प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो खुद की टेबल से डिवाइड होते हैं और किसी से डिवाइड नहीं होते हैं। मतलब 9 क्या है हमारे पास? इवन नंबर, सॉरी ऑड नंबर तो है लेकिन प्राइम नंबर नहीं है। तो आप ये कंफ्यूजन मत रखना कि सारे के सारे ऑड नंबर प्राइम नंबर होंगे, ये गलत है। कुछ ऑड नंबर प्राइम नंबर होते हैं, और वो कुछ ऑड नंबर प्राइम नंबर क्या होंगे वो आप कैसे चेक करोगे? वो देखोगे कि क्या वो खुद की टेबल से या 1 की टेबल से डिवाइड होने के अलावा किसी और टेबल से डिवाइड तो नहीं हो रहे हैं, ठीक है, किसी और से तो डिवाइड तो नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो याद रखना बस। अब मैंने खुद की टेबल से बोला है, इसका मतलब गलत मत इंटरप्रेट कर लेना, गलती से मैंने बोल दिया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिख दिया यहाँ पे 4 लिख दिया तो आप बोलो ये 2 से डिवाइड हो गया है, ठीक है, तो आप बोलो कि तो ये तो प्राइम नंबर होना चाहिए, तो ये प्राइम नंबर लेकिन नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसा कंफ्यूजन मत पैदा करना।
अगर मैंने कहीं पे गलती से बोल दिया खुद की टेबल से तो वो गलत है। मैं बोलना चाह रहा हूँ वो खुद से डिवाइड होगा, या तो खुद के मतलब तो खुद ही से डिवाइड होगा या 1 से डिवाइड होगा। ठीक है, अब चलो बहुत डिस्कस कर दिया मैंने इस टॉपिक पर। अब देखो अब अपने क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। सबसे पहले देखो आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है HCF और LCM फाइंड करना इन दो नंबर्स का। नंबर कौन से, 90 और 45, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी 90 और 144। ठीक है, अब देखो सबसे पहले 90 और 144 को आपको फैक्टराइज करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको फैक्टराइजेशन आना चाहिए। फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं वो देखो, मैंने लिखा 90। अब आप 90 को ब्रेक करना स्टार्ट करो। ब्रेक करने का रूल ये बोलता है सबसे पहले आप किसी भी नंबर को चेक करोगे 2 से। अब आप बोलो सर 2 से क्यों चेक कर रहे हो, 3 से क्यों नहीं कर रहे हो, 1 से क्यों नहीं कर रहे हो, क्योंकि 1 से तो हर नंबर डिवाइड हो जाएगा, तो 1 से चेक नहीं करते हैं। ठीक है, किससे चेक करते हैं, 2 से चेक करते हैं सबसे पहले। अगर वो 2 से नहीं जा रहा है तब फिर किस पे जाएंगे, 3 पे जाएंगे। 3 से नहीं जा रहा तब हम आगे जाएंगे 4 पर, सॉरी अगर 2 से नहीं जा रहा तो 4 से भी नहीं जाएगा, 3 से नहीं हो रहा तो हम 5 पे जाएंगे। ठीक है, अब देखो जैसे कि आपको पता है 90 कोई बच्चा देख के लिख रहा होगा 3 से डिवाइड कर दो या 10 × 9 कर दो, ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले आपको 2 से डिवाइड करना है। 2 से चेक करो जाएगा क्या, हाँ जाएगा। 245 से 245 से 90 होता है। या अगर समझ में नहीं आता ऐसे तो 2 इसको अगर 90 को डिवाइड करते हो 2 से तो 2 4 ज़ा 8 होता है, 2 5 ज़ा 10 होता है, तो 45 से चला गया, मतलब कि ये 45। फिर देखो ये किससे जाएगा, क्या ये 2 से जाएगा, 2 से नहीं जाएगा। 5 से आपको दिख रहा है जाएगा, लेकिन अभी 5 से नहीं करना, अभी 2 के बाद 3 पे चेक करना है। क्या 3 से जाएगा, तो 3 से चेक करने की डिविजिबिलिटी क्या होती है आपको मालूम होनी चाहिए। अगर कोई नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है इसका मतलब इसकी सारी डिजिट का सम है वो भी किससे डिवाइड होगा, 3 से। अगर कोई नंबर 3 से डिविजिबल है इसका मतलब उस नंबर की सारी डिजिट का सम किससे डिवाइड होगा, 3 से। अब देखो अगर मैं 4 और 5 को ऐड करूं कितना आएगा, 9, 9/3, मतलब डिवाइड हो रहा है तो। ठीक है, मतलब ये 45 जो है 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो मैं 3 से करूंगा। 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15। अब आगे बढ़ो, फिर से आप चेक करोगे 15 को, क्या 15 3 से डिवाइड है, देखो 5 से है मुझे मालूम है, आप लोग उतावले हो रहे होगे, लेकिन 5 से नहीं करना, अभी पहले 3 से चेक करो। ठीक है, तो 3 5 ज़ा 15 होता है। अब देखोगे अब ये क्या 3 से तो नहीं होगा, अब ये अब किससे होगा, 5 से होगा, 5 1 ज़ा। ठीक है, तो मेरे पास 90 के फैक्टर्स क्या आ गए, अब 90 के फैक्टर्स क्या आ गए, 2 × 3 × 3 × 5 आ गया। ठीक है, अब सिमिलरली मैं चेक करूंगा 144 का, किसका, 144 का। किससे, सबसे पहले 2 से करूंगा, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, फिर से 2 से जाएगा, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, फिर से 2 से जाएगा, 2 18 ज़ा 36, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा, मतलब कि 144 को मैं लिख पा रहा हूँ 2 × कितनी बार आया, 1 2 3 4 बार आया, 3। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। बट आपको किस में लिखना था, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना था आपको एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, देखो यहाँ से देख के हम डायरेक्टली बोल सकते थे कि एलसीएम कितना आएगा, एचसीएफ कितना आएगा, 2 और 9 और 2 18 डायरेक्ट एलसीएम आ जाएगा, एचसीएफ सॉरी, डायरेक्टली बोल सकते थे देख के। बट आपको ऐसे नहीं करना, आपको किससे करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। देखो तो अब आप क्या लिखोगे, आप सबसे पहले लिखोगे अगर मुझे एचसीएफ फाइंड करना है, एचसीएफ, तो सबसे पहले क्या लिखोगे, सबसे पहले आप लिखोगे कॉमन प्राइम फैक्टर्स। क्या लिखोगे, कॉमन, सबसे पहले लिखोगे आप कॉमन प्राइम फैक्टर्स। और कॉमन प्राइम फैक्टर्स क्या है आपके पास, देखो कॉमन प्राइम फैक्टर्स का मतलब क्या है, आप देख लो नंबर कौन कौन से कॉमन है, मतलब कि कौन कौन से प्राइम नंबर हैं जो कॉमन है। तो क्या लिखोगे आप, एक तो प्राइम नंबर 2 आया आपके पास, और देखो क्या है 3 आया है, कितनी बार आया है ये भी लिखेंगे अपन, लेकिन इसमें नहीं। फिर देखोगे और इसमें कुछ आया है क्या, 2 तो आ चुका था, 3 भी आ चुका था, अब क्या लिख दोगे 5, तो कितना लिख दिया मैंने 5। अब देखो अब उसके बाद, सॉरी 5 नहीं आएगा, एक्सट्रीमली सॉरी, देखो बताता हूँ, अपन ने कॉमन लिखा था ना, 5 नहीं आएगा, ये 144 का मैं नीचे लिख दूंगा, परेशान मत होना, 5 नहीं आएगा क्योंकि 5 कॉमन नहीं है दोनों में। देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ 144 का हमारे पास कितना आया है, 2 × 2 2 × 2 × 2 × 2
इंटू 3 ये आया, ठीक है, ये हमारे पास 144 का है। अब देखो यहाँ हम निकलेगा था कॉमन प्राइम फैक्टर। ऐसे अब प्राइम फैक्टर का मतलब क्या होगा, प्राइम नंबर। तो हमको ऐसे प्राइम नंबर देखने जो दोनों में कॉमन है। तो कौन कौन से, एक वो 2 कॉमन है और एक 3 कॉमन है। अब ये नहीं बोलोगे 2 बार 3 आए, तो वो हम बाद में लिखेंगे, अभी केवल आपको नंबर देखना है। क्या 5 कॉमन है दोनों में? नहीं, क्यों? क्योंकि 5 एक में ही आया है, तो मैंने यहाँ पे केवल लिख दिया 2 और 3। नेक्स्ट स्टेप में आपको देखना है लीस्ट एक्सपोनेंट। अब देखोगे आप लीस्ट एक्सपोनेंट, लीस्ट एक्सपोनेंट मतलब कि, क्योंकि देखो आप एचसीएफ पहले फाइंड कर रहे हो, एचसीएफ फाइंड कर रहे हो, तो एचसीएफ में क्या करते हैं, सबसे छोटी पावर लेते हैं, तो लीस्ट एक्सपोनेंट। आप 2 में देखोगे लीस्ट एक्सपोनेंट किस में है, देखो इसमें अगर आप 90 में देखोगे तो 2 कितनी बार लिखा है, 1 बार लिखा है। 3 कितनी बार लिखा है, 2 बार लिखा है। और 5 कितनी बार लिखा है, 1। अगर मैं इसमें लिखूं तो 2 कितनी बार लिखा है, 4 बार, 2 4 बार लिख दिया, इंटू 3 कितनी बार लिखा है, 2 बार, ठीक है। एचसीएफ में हम क्या करते हैं, सबसे छोटी पावर लिखते हैं, ठीक है। तो 2 की सबसे छोटी पावर किसमें है, ये देखोगे, एक इस 2 की पावर 1 इसमें है और 4 इसमें है, तो छोटी किसमें है, 90 वाले में है, ठीक है, तो मैंने 1 लिख दिया। उसके बाद 3 देखोगे, 3 की सबसे छोटी पावर किसमें है, इसमें देखो 2 है और इसमें भी 2 है, दोनों में 2 है, तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया। अब अगले स्टेप में आप जब HCF लिख रहे होगे, HCF बराबर क्या कर दोगे आप 2 की, अब देखो ये जो प्राइम फैक्टर था ना, ये 2, इसके सामने लीस्ट पावर कितनी आई थी, 1, तो आपने 1 लिख दिया, इनटू ये जो प्राइम फैक्टर था 3, इसके सामने पावर कितनी लिखी, 2, तो मैंने 2 लिख दिया। तो आंसर कितना आ गया आपके पास, 2 इंटू 3 3 9, मतलब 9 2 18। मैंने आपको जब ओरल बताया था तब भी मैंने कहा था कि इनका एचसीएफ कितना आएगा, 18, ठीक है। तो इस तरीके से आप करेंगे, ठीक है। अब हम एलसीएम देखते हैं जरा एक बार। अब हम देखते हैं कि एलसीएम किस तरीके से हम निकालेंगे, ठीक है। एलसीएम में सबसे पहले हम एलसीएम में लिखते हैं, देखो यहां पे कॉमन प्राइम फैक्टर लिखते हैं, यहां पे केवल हम लिखते हैं प्राइम फैक्टर्स। क्या लिखेंगे, प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। आप चाहो तो यहां लिख दो 90 और 144, नहीं लिखना तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप क्वेश्चन में 90 और, चलो आप चाहो तो यहां पे भी लिख दो प्राइम फैक्टर्स ऑफ, यहां लिख देता हूं मैं ऑफ 90 और 144 लिख दो, ठीक है। यहां पे लिख दो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 90 और 144। हम इनके प्राइम फैक्टर्स देख रहे हैं क्या क्या है। देखो जब इस वाले क्वेश्चन में क्या था, मतलब एचसीएम में आपको कॉमन लिखा था, तो हमको देखना था कॉमन क्या है दोनों में, ठीक है। बट यहाँ पे ऐसा कॉमन शब्द तो यूज नहीं किया, इसमें क्या बोला, प्राइम फैक्टर्स। तो आप देखो प्राइम नंबर क्या क्या आए हैं। सबसे पहले 90 में देखो कितने प्राइम नंबर हैं, एक तो 2 है, एक 3 है और एक 5 है। 144 में देखोगे तो केवल 2 और 3 है, तो 2 और 3 तो ऑलरेडी लिखा था, तो दोबारा नहीं लिखना है। फिर हम क्या लिखते हैं, फिर हम इसके राइट साइड में लिखते हैं ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट। क्या लिखेंगे, ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट, ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट, ठीक है। फिर हम देखेंगे 2 की सबसे बड़ी पावर कहां पे है। 2 की सबसे, यहां पे 90 में है 2 की पावर 1 और 144 में कितनी है, 2 की पावर 4। तो मैं लिख दूंगा ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट 2 के लिए कितना आ जाएगा, 4। अगर मैं 3 की बात करूं तो 3 में हाईएस्ट पावर यहां पे है 2 और यहां पे कितनी है, 2, तो दोनों जगह 2 ही है, तो मैं 2 ही लिख दूंगा। अगर आप 5 में जाओगे तो 5 में हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ पे 1 है, यहाँ तो 5 आया ही नहीं है, तो आप लिख दोगे 1। आप क्या करोगे, जब आपको एलसीएम लिखना है, मैं ये रफ कर देता हूँ आपको, जब आपको एलसीएम लिखना है तब आप क्या करोगे, देखो जब आपको एलसीएम लिखना है तब क्या कर दोगे, आप इन सभी को मल्टीप्लाई में लिखोगे। पहले तो 2 इंटू एलसीएम, क्या लिखोगे, 2 इंटू 3 इंटू 5। फिर उसका पावर देखोगे, 2 की पावर कितनी है, 4, 3 की पावर कितनी है, 2 और 5 की पावर कितनी है, 1। तो कितना आ गया, 2 की पावर 4 होता है 16 इंटू 9 इंटू 5। इसको मल्टीप्लाई कर लो, 16 5 होता है 80 इंटू 9, 9 8 72, तो 720 जो आ गया आपका, क्या आ गया, एलसीएम आ गया, ठीक है। 720 क्या आ गया, एलसीएम आ गया। इस तरीके से करोगे, ठीक है। याद रखना है एचसीएफ में क्या करते हैं, हम कॉमन देखते हैं। हमने आपको जब सबसे पहले समझाया था एलसीएम क्या होता है, हमने तब भी आपको कहा था कि हम किसको ढूंढते हैं, कॉमन फैक्टर को ढूंढते हैं। तो हमने कॉमन फैक्टर को लिया, ठीक है, 2 और 3 ही कॉमन थे। फिर हमने देखा लीस्ट एक्सपोनेंट, सबसे छोटी पावर क्या है, तो 2 की सबसे छोटी पावर 1
1 आई थी और 3 की कितनी आई थी 2। फिर हमने देखा इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमने दोनों को क्या कर दिया मल्टीप्लाई, 2 × 3 कर दिया और 2 की पावर कितनी 1 लगा दी और 3 की पावर कितनी लगा दी 2। इस तरीके से किया। HCF में ग्रेटेस्ट देखते थे। अब मैं एक क्वेश्चन आपको और समझाता हूँ, फिर हम आज की क्लास कंक्लूड करते हैं। देखो सेम क्वेश्चन है, आपको LCM और HCF बताना है। ये मैं लिखे रहने देता हूँ, LCM और HCF किसका बताना है। देखो LCM और HCF आपको बताना है। देखो LCM और HCF आपको बताना है। 3 नंबर है 144, एक है 180 और एक नंबर है आपके पास 192। किससे बताना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बताना है। और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है क्या, कुछ नहीं है, आप जितने भी नंबर दिए उनको आप ब्रेक कर लो किसके फॉर्मेट में, अपने प्राइम नंबर के फॉर्मेट में। देखो सबसे पहले आप 144 को ब्रेक करो, सबसे पहले 144 को, तो 144 को यहाँ ब्रेक करो। 2 से जाएगा 2 7 ज़ा 14 और 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 9 से मत काटना, 3 से काटना पहले, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा। मतलब कि 144 को हम लिख पा रहे होंगे 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3। या फिर हम इसको अगर प्राइम फैक्टराइजेशन के टर्म में लिखें तो पहले देखो 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 बार आया, 4 लिख दिया, इंटू 3 कितनी बार आया, 2 बार आया। ठीक है, तो 144 को हम इस तरीके से लिख पा रहे होंगे। ठीक है, देखो 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 बार आया, 2 की पावर 4 कर दिया और 3 कितनी बार आया, 2 बार आया। फिर हम अगला नंबर चेक करेंगे, कौन सा अगला नंबर जो हम चेक करेंगे 180 चेक करेंगे। 180 चेक करने का सेम मेथड, सबसे पहले 2 से चेक करोगे, 2 से नहीं जाएगा तो 3 से चेक करोगे, 3 के बाद 4 मत चेक करना, क्योंकि जो नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, अगर कोई नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है इसका मतलब वो 2 से जरूर डिवाइड हो रहा होगा। ठीक है, फिर देखो 2 से करोगे, 2 9 ज़ा 18 और 0 जाएगा, फिर से 2 से जाएगा 2 45 ज़ा। अब देखो ये 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से चेक करो, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15 चला जाएगा, फिर 3 5 ज़ा 15, अब यहाँ कितना आ जाएगा 5। तो इसको आप लिख पा रहे होगे, 180 को लिख रहे होगे आप, 180 को लिख रहे होगे 2 × 2 × 3 × 3 × 5। मतलब कि 2 कितनी बार आया है, 2 बार, 2 की पावर 2 कर दिया। 3 कितनी बार आया है, 2 बार, और 5 कितनी बार आया, 1 बार। तो मैंने 180 को इस तरीके से लिखा, इसको भी लिखो। फिर हम अगला देखते हैं क्या नंबर है, 192। तो अगला है जो 192, उसको ब्रेक करते हैं। 192 को ब्रेक करो। देखो देखो 192 को ब्रेक करो, 192 को 2 से जाएगा, 2 9 ज़ा 18 होता है, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 12 ज़ा 24, 2 4 ज़ा 2 6 ज़ा 12। ये यहाँ लिख देते हैं 180 वाला। 180 का कितना आया है, 2 की पावर 2 × 3 की पावर 2 × 5 की पावर 1। ठीक है, ये मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ। अब देखो फिर जाएगा 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा। मतलब कि 192 को क्या लिख रहे होगे आप, 192 को लिख रहे होगे आप, 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 बार आया, 6 बार आया सॉरी, तो 2 की पावर लिख दोगे 6 × 3 कितनी बार आया, 1 बार आया, तो 3 की पावर 1 लिख दोगे। चेक कर लो, 2 9 ज़ा 18 और 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 12 ज़ा 24, 2 6 ज़ा, 2 3 ज़ा और 3 1 ज़ा। ठीक है, बिल्कुल सही लिखा है। तो आप ये सारी चीज़ें देख पा रहे हो क्या, मतलब 144 को मैंने लिखा है 2 की पावर 4 × 3, 180 को लिखा 2 की पावर 2 × 3 की पावर 2 × 5 की पावर 1, और 192 को लिखा 2 की पावर 6 × 3 की पावर 1। ये काम आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे था लीस्ट, यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ आपके पास था लीस्ट एक्सपोनेंट, यहाँ पे आपके पास था लीस्ट एक्सपोनेंट, लीस्ट एक्सपोनेंट। अब देखो यहाँ पे कॉमन फैक्टर किसके किससे निकालने हैं आपको निकालना 144, 180 और 192 का निकालना है। तो आप लिखो, सबसे पहले नंबर देखो कौन कौन से प्राइम नंबर इन्वॉल्व हुए हैं। सबसे पहले 2 इन्वॉल्व हुआ है, आप देखो 2 आया, एक
फिर क्या आया 3 आया है तो मैंने 3 लिख दिया, फिर क्या आया 5 आ चुका है तो 5 लिख दिया, ठीक है। सबसे कम बार किस में आया है ये देखो, 2 सबसे कम किस में आया है, इसमें तो 4 बार आया है, इसमें 2 बार आया है, इसमें 6 बार आया है। सबसे कम बार किस में आया है 180 वाले में आया। और कितनी बार आया 2 बार, तो 2 लिख दिया। फिर 3 पे जाओ, 3 देखो सबसे कम बार किस में आया है, इसमें तो 2 बार आया है, इसमें भी 2 बार आया है, इसमें कितनी बार आया है 1 बार आया है, तो हम क्या लिख देंगे 1, ठीक है। अच्छा यहाँ पे 5 नहीं आएगा, 5 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ कॉमन फैक्टर देखा था। कॉमन देखो यहाँ पे 2 3 था, यहाँ पे भी 2 3 था, यहाँ पे भी 2 और 3 था, लेकिन ये 5 केवल 180 में था, बाकी 2 में 5 नहीं था, इसीलिए हम कॉमन फैक्टर नहीं लिखेंगे। हाँ अगर आपको लिखना ही है तो आप इसको ऐसा लिख सकते थे, देखो आप यहाँ 5 लिख दो, ठीक है, और यहाँ पे फिर आपको लिखना पड़ेगा 5 की पावर 0, यहाँ भी लिखना पड़ेगा 5 की पावर 0। क्यों, क्योंकि किसी भी नंबर की अगर पावर 0 होती है तो रिजल्ट कितना आता है 1, तो यहाँ पे लिख दोगे आप 0। इसको लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं आएगा। जब HCF पे जाओगे तो 2 देखो कितनी बार आया है, 2 बार आया, इंटू 3 कितनी बार आया 1 बार, फिर 5 कितनी बार आया 0 टाइम्स, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 12, और 5 की पावर 0 तो 1 होता है, इंटू 1 बराबर 12। तो देख पा रहे होगे आप ये जो 5 लिखा है इसका कोई मतलब नहीं है, इसीलिए हम कॉमन फैक्टर्स में ये जो 5 है इसका इन्वॉल्वमेंट नहीं रखते हैं, ठीक है। लिखोगे तब भी वही आंसर आएगा, नहीं लिखोगे तब भी वही आंसर आएगा, ठीक है। तो कोशिश करना कॉमन फैक्टर में जो कॉमन टर्म्स हैं केवल उन्हीं को लिखना, ठीक है। अब देखो प्राइम फैक्टर्स में जब आओगे 90 नहीं है ये आपका 144 नंबर थे, 144 180 और 192 थे, ठीक है। सबसे पहले देखो प्राइम फैक्टर, इसमें क्या करते हैं, इसमें सारे के सारे प्राइम नंबर लिख लेते हैं जो हमारे आए होंगे इन्वॉल्वमेंट में। सबसे पहले 2 आया था देखो, फिर क्या आया था 3 आया था तो मैंने 3 लिख दिया, और क्या आया था और 5 आया था तो 5 लिख दिया। अब इसमें क्या करते हो, इसमें ग्रेटेस्ट पावर लिखते हो, सबसे बड़ी पावर। देखो इसमें पावर कितनी है 4 है, इसमें 2 की पावर कितनी है 2 है, इसमें कितनी है 6, सबसे बड़ी पावर किसमें है 6 में है, सबसे बड़ी पावर 192 में है और है कितनी 6, तो मैंने यहाँ 6 लिख दिया। फिर 3 में देखोगे 3 की सबसे बड़ी पावर किस में है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 2 है तो अल्टीमेटली यहाँ 2 लिख देता हूँ। फिर 5 पे आओगे, 5 में सबसे बड़ी पावर किसकी है, देखो यहाँ पे तो 5 है ही नहीं, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे तो है ही नहीं, तो यहाँ कितना लिख दोगे 1। अब क्या करोगे एलसीएम के लिए, क्या करोगे आप, एलसीएम जब आप कर रहे होगे LCM ये कर रहे होगे 2 इंटू 3 इंटू 5 पहले लिख दोगे, उसका देखोगे 2 की पावर हाईएस्ट, मतलब 2 का सामने जो ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट है वो कितना है 6, एक्सपोनेंट मतलब होता है पावर, तो 2 की पावर लिख दिया 6, 3 की पावर लिख दिया 2 और 5 की पावर लिख दिया 1, ठीक है। आप चाहो तो इतने ही रहने दो या फिर इसको सॉल्व कर लो। 2 की पावर 6 होता है 64 होता है, इंटू ये होता है 9 और ये होता है 5, इसको मल्टीप्लाई कर लो, सॉल्व कर लो, ठीक है। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। तो ये एलसीएम और एचसीएम आज हमारी बेसिकली हम 2 थ्योरम पे डिस्कस करने जा रहे हैं। ये थ्योरम है क्या, देखो थ्योरम की लैंग्वेज थोड़ी टिपिकल है तो आप लोग याद कर लेना, बट ये इसको मैं समझा आपको इतनी आसानी से दूंगा, आपको लगेगा कि ये तो बस इसका जो स्टेटमेंट ही इतना लंबा दिखा है, बाकी ऐसा थ्योरम में कुछ नहीं था। देखो थ्योरम अगर मैं 2 की बात करता हूँ, बेसिकली अगर मैं पहले थ्योरम 2 की बात करता हूँ, ठीक है। देखो इसमें क्या लिखा है, पहले मैं पढ़ देता हूँ एक बार। इसमें लिखा है लेट x इक्वल्स टू पी अपॉन क्यू, ये क्यू स्मॉल क्यू बना लेना, लेट x इक्वल्स टू पी अपॉन क्यू, ठीक है। बी आर रैशनल नंबर, मतलब पी अपॉन क्यू क्या रैशनल नंबर, और रैशनल नंबर होते क्या है, वो नंबर जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सके और क्यू का वैल्यू 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर क्यू का वैल्यू 0 हो गया तो ये नंबर नॉट डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बी आर रैशनल नंबर सच दैट प्राइम फैक्टराइजेशन of q is in the form of 2 to the power m into 5 to the power n, where m और n जो है वो बिलोंग करते हैं या क्या होंगे, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगे, ठीक है। देन x हैज अ डेसिमल विच टर्मिनेट अप टू k प्लेसेस, ठीक है। तब क्या होगा, x का जो वैल्यू होगा उसमें कितने डेसिमल होंगे या कितने प्लेसेस तक टर्मिनेट होगा, तो वो k प्लेसेस तक टर्मिनेट होगा, और k का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, हाईएस्ट पावर होगा m और n में से, जो भी हाईएस्ट होगा वही k का वैल्यू होगा, ठीक है। अभी समझ में नहीं आया, अब बेसिक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। देखो मैंने अगर लिया फॉर एग्जांपल, मान लो मैंने x का वैल्यू लिया, आप मान लो 1/2 ले लेता हूं मैं, 1/2 ले लेता हूं, ठीक है। अब जरा देखना इसको, अगर मुझे इसको डिवाइड करना है तो मैं क्या करूंगा, देखो मैं करूंगा 1
और यहाँ लिखा डिवाइड 2, पहले तो जाएगा नहीं 1 से, तो मैं पॉइंट लगाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो 2 5 ज़ा 10, तो यहाँ 10, रिमाइंडर कितना 0, मतलब क्या लिख दूंगा मैं 0.5, मतलब मैं इसको लिख पा रहा हूँ 0.5, यही तो लिख पा रहे होगे ना। या अब जो हमने डेफिनेशन, अब जो हमने थ्योरी देखी है, इसको जरा इंप्लीमेंट करके कोशिश करते समझने की। तो अगर x कोई रैशनल नंबर है जो P/Q के फॉर्मेट में लिखा गया है, ठीक है, सच दैट जो q है वो किस फॉर्म में है, वो q किस फॉर्म में होना चाहिए, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। तो बात आती है कि सर अगर मान लेते हैं क्वेश्चन में 2 दिया हो और 5 ना दिया हो तब हम क्या करें, या 5 दिया हो 2 ना दिया हो तब हम क्या करेंगे। तब ऐसे केसेस में हम पावर क्या मान लेंगे, 0, क्योंकि मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया है कि किसी भी नंबर की अगर पावर 0 होती है, अगर मैंने लिखा फॉर एग्जाम्पल 5 की पावर 0 तो इसका मतलब 1 होता है, मैंने लिखा 2 की पावर 0 इसका मतलब 1 होता है, मैंने लिखा 18 की पावर 0 इसका मतलब कितना होता है, 1, ठीक है। तो किसी भी नंबर, किसी भी वेरिएबल की अगर पावर 0 होती है तो आंसर कितना आता है, 1। तो ये चीज तो मुझे याद है। अब मैं देखो इसी चीज को थोड़ा यूज करूंगा अपने क्वेश्चन पर, देखना जरा। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। देखो x इक्वल्स टू लिखा था 1/2, 1/2 लिखा था। अब देखो, अब मैं क्या करता हूं, यहां पे यहां मैंने देखा अच्छा इसकी पावर कितनी, इसकी पावर 1 लिखी है। अगर मैं इसको कंपेयर करना चाहूं तो क्या ये P/Q लिखा है, Q स्मॉल है, देखो तो क्या ये P/Q लिखा है, बिल्कुल लिखा है। इस केस में P का वैल्यू कितना है 1 और Q का वैल्यू कितना है 2, ठीक है। अब लेकिन मैंने क्या कहा था, Q को किस फॉर्मेट में रखना है, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। तो क्या ये Q 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्मेट में है, अभी तो नहीं है, तो मुझे बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाओगे, अच्छा देखो 2 तो यहां पे लिखा हुआ था ऑलरेडी, ये वाला 2, तो 2 की पावर तो 1 लिखी है। क्या मैं इसको 5 की पावर 0 कर सकता हूं, क्या मैं इसको 5 की पावर 0 कर सकता हूं, ठीक है। देखो मैंने इसको क्या कर दिया, 5 की पावर 0 कर दिया। या आपको वैसे समझ में नहीं आता है, देखो, या फिर इसको एक चीज और कर सकते हो। अब देखो यहां तक तो चीज क्लियर हो गई थी, अब देखना जरा, अब इसको देखना जरा, x इक्वल्स टू लिखा था 1/2 लिखा था, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, यहां पे 5 तो है नहीं, तो 5 को लाने के लिए क्या मैं 5 से मल्टीप्लाई और 5 से डिवाइड कर सकता हूं, क्या मैं 5 लाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई और 5 से डिवाइड कर सकता हूं। अच्छा देखो यहां पे एक चीज और थी, यहां पे था आपके पास नॉन नेगेटिव इंटीजर था, ठीक है, मतलब नॉन नेगेटिव इंटीजर आपको रखनी थी m और n की वैल्यू, ठीक है। तो देखो यहां पे क्या मैंने 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड कर दिया, कोई गलती तो नहीं की, क्योंकि 5 अल्टीमेटली कट रहा होगा, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं क्वेश्चन में हमारे, ठीक है। तो 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड कर दिया। अब देखो इससे हुआ क्या, ऊपर तो आ गया 5, नीचे क्या आ गया, 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, क्या यही आया है। तो क्या ये इस फॉर्मेट में जम चुका है Q हमारा, 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्मेट में क्या जम चुका है ये, हाँ देखो जम चुका है, ये 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1 हो चुका है ये, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब हमको बताया गया था कि जो डेसिमल होगा, कहाँ गया आपका, ये जो डेसिमल है वो कितनी प्लेसेस तक रहेगा, k प्लेसेस तक रहेगा, और k क्या होगा, मैक्सिमम पावर होगी अमंग m और n। तो यहाँ पे देखो m की मैक्सिमम पावर, अच्छा यहाँ पे m कितना है 1, क्योंकि 2 की पावर m होता है तो m की वैल्यू 1 है, और n की वैल्यू भी कितनी है 1। इसका मतलब क्या होगा, मेरे पास k की वैल्यू कितनी हो रही होगी 1, k की वैल्यू 1 हो रही होगी। इसका मतलब मैं क्या कर सकता हूं कि मैं डेसिमल के बाद केवल एक डिजिट लिख पा रहा हूँ, मतलब कि मैं इसको ऐसा लिख रहा हूँ 0.5, डेसिमल के बाद केवल एक डिजिट लिख पा रहा हूँ, ठीक है ना, डेसिमल के बाद एक डिजिट लिख पा रहा हूँ, और डिनोमिनेटर को आप भूल जाओगे, एक्चुअली भूलना नहीं है। देखो एक्चुअली होता क्या है, देखो मैं इसको और थोड़ा सिंप्लीफाइड वे में बताता हूँ आपको। 5 1 5 हो गया, 5 2 कितना होगा 10 हो गया। अब मेरे को बताओ, आपको चीज़ें सिखाई गई हैं, अगर डेसिमल में एक 0 है तो न्यूमरेटर में क्या कर देते हो, एक पॉइंट लगाने के बाद एक डिजिट लिख देते हो, या फिर आपको सिखाया गया है कि डेसिमल अगर नीचे अगर एक 0 है तो आप एक डिजिट बाद डेसिमल लगा देते हो। तो यहाँ पे तो एक ही डिजिट थी, तो एक डिजिट बाद मैंने डेसिमल लगा दिया, तो ये आंसर आ गया। यही चीज़ आपको सिखाई गई है ना, बस इसी चीज़ को इंप्लीमेंट करना है, बस यही चीज़ थ्योरम के फॉर्मेट में दे दी गई, बाकी ऐसा जिसमें कुछ नहीं है, ठीक है। अब देखो आगे, अब मैं आपको सेकेंड वाली थ्योरम, अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे आप देख पा रहे हो जो क्वेश्चन दिया था x इक्वल्स टू 1/5, यहाँ पे आपने देखा कि जो इसका आंसर आया वो कितना आया, 1/2 था, सॉरी 1/2 था, तो इसका जो आंसर आया वो 0.5 आया।
क्या 5 के बाद कोई और डिजिट आ रही थी क्या? नहीं, 5 के बाद खत्म हो गया ना, फुल स्टॉप आ गया था 5 के बाद। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये नंबर कैसा मिला? टर्मिनेटिंग मिला है। ठीक है, टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है कि रुक जाना, टर्मिनेट जाना मतलब रुक जाना, तो पर्टिकुलर डिजिट के बाद ये रुक गया है। ठीक है, एक जैसे कि मैंने प्रीवियस क्लासेस में आपको बताया भी है कि टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, बट फिर भी देख लो एक बार। टर्मिनेटिंग क्या होते हैं? वो नंबर जो पर्टिकुलर वैल्यू के बाद रिपीट होना बंद हो जाए। ठीक है, मतलब वो वैल्यू क्या हो जाए? फिक्स हो जाए, अब वो आगे नहीं बढ़ेगी। ठीक है, वो बोलते हैं टर्मिनेटिंग। और रिकरिंग का मतलब क्या होता है? बार बार आते जाना। जैसे कि मान लेते हैं 3 पॉइंट कहीं 3333 आया, ऐसा आया, तो ये क्या है? ये नंबर जो है नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग नंबर है। ठीक है, अब देखो, अब हम अपनी पहली, ये तो आपने जो सेकंड वाली थ्योरम थी वो हमने देख ली। एक एग्जांपल और देखते हैं सेकंड वाली थ्योरम का हम। जैसे कि आपको एक एग्जांपल दिया है, 7/8 दिया है। फॉर एग्जांपल x इक्वल्स टू दिया 7/8। ठीक है, और आपको इसको बताना है कितने डेसिमल बाद जो है ये रिपीट हो रही होगी। तो सबसे पहले आप देखो, क्या आप इस 8 को देख पा रहे हो कि 2 इंटू 2 इंटू 2 होता है, मतलब जो 8 होता है वो 2 इंटू 2 होता है, या फिर मैं बोलूँ 2 की पावर कितना होता है? 3 होता है। कितना होता है? 2 की पावर 3 होता है। तो अब मैं क्या करूँगा, 7 को तो 7 लिखे रहने दो, डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, हम इसको लिख देंगे 2 की पावर 3। अब देखो, अब हम देखते हैं, हमारे पास p का वैल्यू तो 7 है, बट q का वैल्यू कितना है? 2 की पावर 3। बट हमको p का जो q का जो वैल्यू है वो किस फॉर्मेट में चाहिए था? 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्मेट में चाहिए था। तो हमारे पास तो केवल 2 मिला है, तो हम 5 लेने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जितनी पावर इसकी है, जितनी पावर इसकी है उतनी ही पावर हम यहाँ लगा देंगे। तो मैंने यहाँ 3 लगा दिया। अब जब यहाँ की हो तो यहाँ भी 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे करना पड़ेगा? 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब आपके पास कितना आ गया? 5 का जब क्यूब करोगे तो 125 होता है, इंटू 7 अपॉन कितना आ गया? 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे, 7 5 या 35, कैरी आया 3, 7 2 14 प्लस 3 17 का 7 कैरी 1, 7 1 7 और 1 8। ठीक है, यहाँ कितना आ गया? 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। अब देखो, अब यहाँ पे k की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई है? k की वैल्यू क्या होती है? मैक्सिमम वैल्यू होती है किसकी? m और n में से किसी एक की। तो m की वैल्यू भी 3 है और n की वैल्यू भी 3 है। देखो, m की वैल्यू भी 3 है और n की वैल्यू भी 3 है, तो यहाँ पे k की वैल्यू कितनी आ गई? 3। इसका मतलब मेरे पास जो x का जो रिजल्ट हो रहा होगा वो क्या हो रहा होगा? जो मेरे पास 875 आया है उसमें कितनी डिजिट पहले डेसिमल लगा दें हम? 3 डिजिट पहले, क्योंकि जो मैक्सिमम पावर आई है उतनी डिजिट लिखी होंगी डेसिमल के बाद, तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट लिखी जाएंगी। ठीक है, इस तरीके से किया आपने। और ये अल्टीमेटली हुआ क्यों है, देखो ये भी समझा देता हूँ मैं आपको। ये मैं थ्योरम रफ कर देता हूँ मैं, देखो जरा अब ये हुआ क्यों है ये भी समझ लो जरा। कोई नई चीज़ नहीं है, आप ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हो। देखो, जैसे कि आपको पता है, अगर मुझे 7 बाय मान लेते हैं 2 को करना है, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, मेरे पास 2 ऑप्शन रहते हैं। या तो मैं इसको 10 बना दूं, तब मैं डायरेक्टली लिख पाता। अगर 10 नहीं बना पा रहे तो डिवाइड करते, तो एक तो होता है कि 7 डिवाइडेड बाई 2 करते, 2 3 जा 6 1 पॉइंट लगाते, और 10 होता है ये 2 5 जा 10। तो या तो ऐसा करते, 3.5 लिख देते, या आप क्या करते, 7/2 था, आप डिनोमिनेटर में क्या बनाना है? 10 बनाना है। 10 बनाने के क्या करोगे? आप 1 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो जब नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा? 35, और यहाँ कितना हो जाएगा? 10। आपको मालूम है नीचे एक डेसिमल है, तो डेसिमल जो है सॉरी नीचे 1 0 है, इसका मतलब डेसिमल जो है एक डिजिट शिफ्ट हो जाएगा। कहाँ से? राइट साइड से। ठीक है, समझ में आया आपको? ही ऐसे करते थे। अब क्या होगा, अगर मान लेते हैं दूसरे केस में मान लेते हैं 7/4 दिया हो, तब क्या करोगे? आपको मालूम है 4 क्या होता है? 2 का पावर 2 होता है। मतलब कि इस बार क्या लिखा है? 2 इंटू 2 लिखा है, 2 इंटू 2 लिखा है। तो आप मुझे बताओ 0 बनाने के लिए इसमें क्या मल्टीप्लाई करो? देखो, 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तब 0 मिल जाएगा, या 2 को 5 से मल्टीप्लाई करो तब 0 मिलेगा। इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं है जब 0 मिल रहा हो। अब आप बोलो कि 5 इंटू 4 कर देते हो, तब तो 5 इंटू 4 20 मिल जाता, तब भी 0 मिल जाता। हाँ मिल जाता है, बट ये 4 आया कहाँ से? 2 की पावर ही तो लिखी है ये। ठीक है, तो मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि आपका कोशिश करो कि जितने 5 हैं उतने ही आप 2 ले आओ। ठीक है, जितने 5 है उतने ही 2 ले आओ, क्योंकि जितने 5 और उतने 2 अगर आप ले आओगे तो आपको पेयर बन जा रहा होगा। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है,
यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मैं 7/2 देखूँ, अगर मैं एक 5 इसके साथ चिपका दूँ और एक 5 मैं इसके साथ चिपका दूँ, ठीक है, तो क्या ये 10 और 10 बन गया है? और ऊपर जब नीचे 5 लगाए तो ऊपर भी 5 लगाना पड़ेगा। तो क्या ये 10 × 10 100 बन गया है? तो मतलब 25 × 7 डिवाइडेड बाय 100। अब मुझे बताओ, इसको सॉल्व करना तो बहुत ईजी है। आप देख के बता सकते हो कि कितने डिजिट बाद डेसिमल होगा? 2 डिजिट बाद होगा। क्यों? क्योंकि नीचे 2 जीरो लिखे हैं, इसका मतलब कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट लिखी होंगी। यही थ्योरम थी, यही मैंने आपको थ्योरी के हिसाब से समझाने की कोशिश की है, ठीक है। हाँ, अगर यहाँ पे कोई और नंबर आ जाए, मतलब या तो 2 का मल्टीपल होना चाहिए या 5 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। अगर इसके अलावा कोई और है तब नहीं कर पाओगे, तब नहीं कर पाओगे। 3 आ गया या 7 आ गया तब आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। देखो एक एग्जांपल और समझते हैं। देखो अगर आपको दिया है 189, आपको दिया है 189/25, 125, इसको आपको बताना है, ठीक है। तो आप मुझे बताओ, न्यूमरेटर से मतलब नहीं है, केवल डिनोमिनेटर देखो 125। तो पहले तो 125 को सिंप्लीफाई कर लो, होता क्या है मुझे तो मालूम है, 5 का क्यूब होता है, या 5 2 = 10, 5 5 = 25, 5 5 = 25 और 5 1 सा, मतलब 125 को लिख पा रहे होगे आप 5 × 5 × 5 या फिर 5 का क्यूब, ठीक है। तो मतलब कि ये लिखा है 189/5 का क्यूब लिखा है। अब मुझे बताओ, जब यहाँ पे क्यूब लिखा है मतलब कि मुझे 2 कितनी बार लाना पड़ेगा जीरो बनाने के लिए? ऑब्वियसली बात है, मुझे 2 को 3 बार लाना पड़ेगा। भाई जब 5 3 बार लिखा है तो 2 को कितनी बार लाना पड़ेगा? 3, क्योंकि 1 5 और 1 2 से क्या मिलता है? 10 मिलता है, मतलब 1 0 मिलता है। अगर 2 5 दिए तो आपको 2 2 चाहिए, तब भी 10 मिलेगा। अगर आपको 3 5 दिए गए तो आपको 3 बार 2 लिखना पड़ेगा, तभी 10 का पेयर बन पाएगा। इसलिए मैंने ये किया। तो अब मुझे बताओ m की वैल्यू कितनी है? 3, ये m की वैल्यू थी, ये किसकी वैल्यू थी? n की वैल्यू थी। जब आपके पास m और n की वैल्यू आ गई तो मुझे बता सकते हो k की वैल्यू कितनी होगी? k की वैल्यू भी 3 होगी। क्यों? क्योंकि m और n में से मैक्सिमम पावर जो होती है वही वैल्यू होती है। तो यहाँ आ गया 3। अब मुझे बताओ कि डेसिमल के बाद, मतलब जो x दिया था मुझे, आप मुझे बता सकते हो क्या कि डेसिमल के बाद कितनी डिजिट लिखी होंगी? केवल 3 डिजिट लिखी होंगी, ठीक है। यहाँ कुछ भी हो, डेसिमल का कितनी डिजिट लिखी होंगी? 3। क्यों? क्योंकि k का वैल्यू 3 आया है। या किसी को समझ में नहीं आता है तो यहाँ देखो क्यूब, यहाँ भी क्यूब, मतलब कि 10 × 10 × 10, मतलब कितना हो रहा होगा? 1000 हो रहा होगा। नीचे 1000 आ गया, इसका मतलब कि डेसिमल के बाद कितनी डिजिट लिखी है? 3 डिजिट, ठीक है। ये चीज़ें थी, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखो, अब मैं अगली पहली वाली थ्योरम पे आता हूँ। पहली वाली थ्योरम क्या बोलती है? लेट x बी अ रैशनल नंबर, x को रैशनल नंबर मान दिया है, हुज डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेट, जिसका डेसिमल एक्सपांशन क्या हो रहा है? टर्मिनेट हो रहा है, मतलब कि पर्टिकुलर वैल्यू के बाद रुक जा रहा है। ऐसा नहीं कि वो चलते ही जा रहा है, ठीक है, वो रुक जा रहा है। देन x कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p/q। तो x को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं p/q के फॉर्मेट में, वेयर p एंड q आर को प्राइम्स। p और q क्या है? को प्राइम्स है, ठीक है। एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, वेयर m and n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। इसको सरल भाषा में क्या बताया? देखो इसका मतलब ये बताया है, अगर आपके पास x कोई रैशनल नंबर दिया हो जो जिसके डेसिमल क्या हो रहे हैं? टर्मिनेट हो रहे हैं। अगर टर्मिनेट नहीं हो रहे हैं तो वो नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग या नॉन रिकरिंग हो सकते हैं, ठीक है। बट देखो यहाँ पे टर्मिनेट होनी चाहिए और उसका जो एक्सपांशन है p/q के फॉर्मेट में होना चाहिए। जो q की वैल्यू है वो को प्राइम्स होनी चाहिए, ठीक है। को प्राइम्स का मतलब क्या होता है? जैसे 2 और 5 लिख दिया, ये क्या है? को प्राइम नंबर है, ठीक है। को प्राइम नंबर ऐसे नंबर जिनके बीच में कॉमन कुछ भी नहीं होता है, ठीक है, जिनके बीच में कॉमन कुछ भी नहीं होते, क्या है? को प्राइम। 3 और 7 ले लो, ये भी को प्राइम नंबर है। 7 और 11 ले लो, ये भी को प्राइम नंबर है, ठीक है। ये सब को प्राइम नंबर कहलाती है। ये क्या है? ऑल क्या है? को प्राइम है, को प्राइम नंबर्स है, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है? को प्राइम नंबर है। अब देखो, अच्छा क्यू का फॉर्मेशन किस फॉर्मेट में होना चाहिए? 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्मेट में, वेयर m एंड n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, अब हम समझते हैं जरा क्वेश्चन को, इसको जरा एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि कहना क्या चाह रहा है। पहला एग्जाम्पल लेते हैं हम जरा। 17/8 दिया है, इसमें मुझे बताना है m और n की वैल्यू तो नॉन टर्मिनेटिंग होंगी, ठीक है। m और n की जो वैल्यू है वो आपकी कैसी होंगी? सॉरी, नॉन टर्मिनेटिंग नहीं, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं।
अब मुझे बताना है इस केस में कि ये नंबर टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, रिकरिंग होगा, नॉन रिकरिंग होगा, क्या होगा मुझे बताना। देखो तो सबसे पहले सिंपल फंडा 17 को 17 लिखे रहने दो। देखो कोई भी नंबर रिकरिंग होगा, टर्मिनेटिंग होगा, नॉन रिकरिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, वो किस पे डिपेंड करता है? ये सारी की सारी चीजें डिपेंड करती हैं किस पर? डिनोमिनेटर पर। किस पे डिपेंड करती है? डिनोमिनेटर पे। डिनोमिनेटर के हिसाब से ही डिसाइड होता है, क्योंकि मैंने कहीं लिख दिया 17 तो कि क्या है, ये तो फिक्स नंबर है, ठीक है ना, ये तो फिक्स नंबर है, 17/1 लिख दो। तो ये कैसा है? ये तो टर्मिनेटिंग नंबर है, ये तो पर्टिकुलर वैल्यू का टर्मिनेट हो गया, मतलब इसके बाद कोई वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है ना। अब देखो जरा 17/8 लिखा था, तो क्या मैं 8 को 2 की पावर 3 लिख सकता हूं? देखो जो 8 होता है वो 2 का क्यूब होता है, या फिर 8 को 2 इंटू 2 लिख सकते हो, आपको मैंने याद कराया है, ठीक है, 10 तक क्यूब मैंने आपको याद कराए। तो 8 को लिखते हो 2 इंटू 2 या फिर 2 की पावर 3, 2 की पावर 3। तो मुझे बताओ इसको लिख सकते हो 2 की पावर 3। अब मुझे बताओ, अब अगर मैं आपसे बोलूं कि ये नंबर क्या है, ये नंबर क्या है, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो आप क्या बोलोगे? ये नंबर कैसा है? टर्मिनेटिंग है। क्यों टर्मिनेटिंग मैंने बोल दिया? क्योंकि अगर नीचे देखो 2 की पावर 3 था, मैं इसको क्या 5 की पावर 0 लिख सकता हूं? कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि मैंने कहा है किसी भी नंबर, किसी भी अल्फाबेट की अगर पावर 0 हो जाए तो आंसर हमेशा क्या मिलता है? 1 मिलता है, ठीक है, तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिनोमिनेटर को मैं किस फॉर्मेट में अरेंज कर पा रहा हूं? 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्मेट में अरेंज तो कर पा रहा हूं। और जब मैंने ऐसा अरेंज कर लिया, इसका मतलब ये नंबर कैसा है? टर्मिनेटिंग है। कैसा है? टर्मिनेटिंग है। क्यों? क्योंकि देखो अगर मैं इसको थोड़ा और ब्रेक करूं तो क्या मैं 17/2 की पावर 3 था, अगर मुझे नीचे, अब देखो जब यहां 3 है तो मैं कोशिश करूंगा 5 के ऐसे मल्टीपल से मल्टीप्लाई करूं जो 3 के फॉर्मेट में हो, मतलब 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करूं मैं। तो क्या अब आप ये देख पा रहे हो कि 2 को 3 बार लिखा गया है और 5 को भी 3 बार लिखा गया है? तो क्या आप देख पा रहे हो इस 2 और 5 से कितना मिल जाएगा? 10। इस 2 और 5 से मिल जाएगा 10 और इस 2 और 5 से मिल जाएगा 10। तो क्या आप देख पा रहे हो ये 10 इंटू 10 इंटू 10 लिखा हुआ है, मतलब ये 1000 लिखा हुआ है। क्या आप ये देख पा रहे हो? ये 1000 लिखा हुआ है। अच्छा ऊपर कितना मिलेगा? ऊपर मिलेगा आपको 5 का क्यूब 125 होता है और इंटू 17 अपॉन 30, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो इसका रिजल्ट जो भी आएगा उसके डेसिमल के बाद 3 डिजिट लिखी हुई होंगी, ठीक है। बाकी अब ये मल्टीप्लाई कर लेना, इसके डेसिमल के बाद 3 डिजिट लिखी हुई होंगी। तो यही यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। अब देखो यहाँ पे जो मैंने 5 की पावर 3 और 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई किया, इसको आप कट भी कर सकते थे, रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब जो क्वेश्चन था आप उसी क्वेश्चन पे वापस पहुंच पा रहे थे, ठीक है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अब बात आती क्या हम इसको ऐसा कर सकते थे क्या मैं इसको 5 की पावर 2 और 5 की पावर 3 कर सकते थे क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि अब देखो यहाँ तो 25 आएगा और यहाँ 125 आएगा, तो ये वैल्यू कटेंगी तो नहीं आपस में, ये तो 1/5 बचेगा। और रिजल्ट हमको क्या चाहिए था? 17/8 चाहिए था। 17/2 की पावर 3 बोलो या 17/8 बोलो, बट यहाँ पे क्या हो रहा होगा, ये जो 5 है ना वो 8 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा, ठीक है ना, 5 जो है वो 8 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा। जो रिजल्ट आपको जो क्वेश्चन था वो चेंज हो जाएगा, इसीलिए हम अलग अलग पावर से नहीं कर सकते, हमको सेम अगर मल्टीप्लाई करना है तो हमको सेम पावर से करना पड़ेगा। तो बात आती है क्या हम ऐसा करते हैं कि जैसे हमको 17/2 की पावर 3 दिया था, क्या हम इसको 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 कर दें? तब भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इस केस में देखो 2-3 बार लिखा गया है और 5 को आपने 2 बार लिख दिया, तो इस वाले 2 का इसका पेयर तो बन जाएगा, इस वाले 2 का इसका पेयर बन जाएगा, बट ये वाला 2 बच जाएगा। तो इस वाले 2 से 0 बनाने के लिए आपको इंटू 5 और करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल किसका हुआ? नॉन टर्मिनेटिंग, सॉरी हाँ ये टर्मिनेटिंग एग्जाम्पल हुआ, सॉरी। बट देखो अगर क्वेश्चन आपको ऐसा दिया हो, अगर क्वेश्चन आपको ऐसा दिया हो फॉर एग्जाम्पल 29/343 दिया हो, अब देखना जरा 343 जो है मैंने आपको क्यूब याद करवाए थे, अगर नहीं बनता है तो देखो 343 7 का क्यूब होता है, इसको 7 से डिवाइड करो, बाकी किसी से नहीं होगा, ये 7 से होगा। 7 4 28, 7 343 था, एक मिनट को
343 था, सॉरी, हाँ ठीक है। देखो 7 4 28 और 7 9 63, 7 7 49 और 7 1 7, ठीक है। मतलब कि 343 को आप लिख रहे होगे 7 इंटू 7 या फिर इसको लिखोगे 7 की पावर 3। मतलब कि ये जो एक्सपांशन लिखा है वो लिखा है 29/7 की पावर 3। अब मुझे बताओ, ये तो P/Q के फॉर्म में था, क्योंकि हमको जो ये रैशनल नंबर x दिया था तो ये P/Q के फॉर्मेट में था। तो यहाँ से P का वैल्यू तो ये 29 आ गया, Q का वैल्यू कितना आया 7 की पावर 3। तो क्या Q का वैल्यू मुझे 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्मेट में है? 5 की पावर n के फॉर्मेट में है। अगर ये 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्मेट में Q नहीं है, इसका मतलब ये जो नंबर है वो नॉन टर्मिनेटिंग है। ये नंबर जो है नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब ये नंबर टर्मिनेट नहीं हो रहा होगा, ये नंबर चलता जा रहा होगा। एक आपको सिंपल समझाता हूँ मैं, देखो जरा। अगर मैं केवल 7/10, अगर मैं फॉर एग्जांपल 10/7 लेता, ठीक है, तब क्या हो रहा? तो देखो 10 लिखा, यहाँ 7 किया, 7 1 7, कितना बचेगा 3। देखो नहीं जाएगा, डेसिमल लगाए, डेसिमल लगाओ 0 बढ़ेगा, 7 4 28, फिर कितना आ गया 2, 0 बढ़ा लो, 7 2 14, फिर देखो कितना आ गया 6, फिर नहीं जाएगा, फिर 0 बढ़ाओगे, 7 8 56, या 8 आ जाएगा 56। तो ये इस तरीके से चलता जाएगा, ये कभी टर्मिनेट नहीं होगा। 7 लिखा हो या 7 का कोई भी मल्टीपल लिखा हो, 7 लिखा हो, 49 लिखा हो, 343 लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, या फिर ये नंबर डिनोमिनेटर में कुछ ऐसे भी आ सकते हैं कि आपको डिनोमिनेटर में फॉर एग्जाम्पल यहाँ 10 लिखा है, यहाँ 3 लिखा हो या 7 लिखा हो, तो ये नंबर हमेशा, या 9 लिखा हो, 9 एक्चुअली 3 का पावर ही होता है, तो उसमें कंफ्यूज मत होना। 3 और 7 अगर डिनोमिनेटर में आ जाते हैं तब आपको नंबर हमेशा कैसा मिलेगा? नंबर विल बी नॉन टर्मिनेटिंग, नंबर विल बी नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो आप किसी भी नंबर को देख के बता सकते हो कि टर्मिनेटिंग होगा कि नहीं टर्मिनेटिंग होगा। किससे देख के बताओगे? केवल डिनोमिनेटर के नंबर से। डिनोमिनेटर में अगर 3 और 7 का मल्टीपल आ रहा है, 3 का मल्टीपल मतलब 9 भी हो सकता है, 27 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, 81 भी हो सकता है। 7 का मल्टीपल मतलब कि 7 हो सकता है, 14 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर 7 का मल्टीपल या 3 का मल्टीपल डिनोमिनेटर में आता है तो नंबर कैसा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग होगा। और ठीक है, और अगर 2 और 5 आता है तो वो नंबर कैसा होगा? टर्मिनेटिंग होगा। तो आज इतना रखते हैं, अपना ये चैप्टर है ये आज फिनिश हुआ है, अच्छे तरीके से रिवाइज करो।